सही बात है। मैं हाँ। आप सभी लोगों का एक बार फिर से वार्म वेलकम करना चाहूंगा और आप सभी लोगों को नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद करता हूं। याद रखिएगा, अगर हम खुद अपने हक की आवाज के लिए आगे नहीं बढ़कर आएंगे तो संस्थाएं तो हमेशा दूसरों के हक की आवाज बुलंद करने के लिए जानी जाती है। संस्थाएं लोगों के अधिकार, लोगों के हक की आवाज को बुलंद करने का एक पटापेक्ष माना गया है। और जब बात आती है खुद के अधिकारों की, तो अगर ऐसे में हम लोग पीछे हट जाएंगे तो यकीन मानिए ये हमारे अस्तित्व पे एक बड़ा ही सवालिया निशान खड़ा करता है। बात आती है हमारे और आपके हक की। आज हमारे परिक्षेत्र में, हमारे आसपास में किसी व्यक्ति के साथ कोई चीटिंग हो जाए, कुछ गलत हो जाए, तो एक संस्था संचालक होने के नाते हम और आप छाती अड़ाकर वहां खड़े हो जाते हैं, उसका हक दिलवाने के लिए, उसको न्याय दिलवाने के लिए। लेकिन वही चीटिंग या वही गलत एक संस्था के साथ हो जाए तो उसके लिए कौन है भाई? आज किसी व्यक्ति के, किसी आम इंसान के अधिकारों का हनन हो, उसको बेवजह किसी के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा हो, तो ऐसे में सामाजिक संस्थाएं आगे निकल कर आती हैं। लेकिन अगर सामाजिक संस्थाओं के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा हो तो कौन आगे आएगा भाई? जब कभी शासन और प्रशासन के द्वारा एक आम इंसान को प्रताड़ित किया जाता है तो उसके हक की आवाज को बुलंद करने के लिए हमेशा सामाजिक संस्थाओं की ओर एक आम इंसान उम्मीद की निगाहें लगाकर देखता है। लेकिन एक सामाजिक संस्थान अपने हक के लिए किससे आंखें मिलाए? सरकार को, प्रशासन को जब कोई कानून धरातल पर लागू करवाना होता है, जब कोई योजना धरातल पर लागू करानी होती है, वो उस समय भीगी बिल्ली की तरह सामाजिक संस्थाओं का दामन पकड़ने का प्रयास करती हैं। लेकिन जब बात आती है सामाजिक संस्था के हक की, ना वो सरकार दिखाई देती है और ना वो प्रशासन दिखाई देता है। और यकीन मानिए, वो इसलिए ऐसे नहीं है, उनका ऐसा होना हमारे द्वारा, हमारे व्यवहार की वजह से है। क्योंकि जब जब बात आई है हमारी खुद की लड़ाई की, तो वहां हम खुद संस्था संचालक ही उदासीन दिखाई दिए। कई बार नोट किया गया है, कई बार लाइव फेस टू फेस हमने इंटरेक्ट किया है। आपको याद होगा, साल 2 साल पहले राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ आप संस्थाओं के साथ हुई ठगी के लिए आवाज बुलंद करता था, आपके हक की लड़ाई को लड़ने के लिए आगे आता था। लेकिन वहां पर खुद ठगी का शिकार हुई संस्थाएं कहती हैं, सर इतने पैसे के लिए क्या एफआईआर कराने जाऊंगा, मेरी संस्था की बदनामी होगी। सर इस मुद्दे के लिए क्यों आवाज उठाऊं, हमारा अपना ही व्यक्ति है, साथ में जुड़ा हुआ था, कल तक महासंघ का मेंबर था, वट। आप आगे नहीं आते हैं शायद इसलिए हमें धोखा देने वालों के, या कह लीजिए संस्थाओं का हक छीनने वालों के हौसले बुलंद हैं। और यकीन मानिए, जिस दिन हमने अपने हक की आवाज को बुलंद करना सीख लिया, उस दिन हम जो चाहते हैं उसे पाने के लिए कायनात की हिम्मत नहीं है कि हमें उससे एक कदम की दूरी पर रख सके। मैंने कई बार मेरे साथियों से जब डिस्कस किया, कई बार बातों बातों में विचार आया, कई बार बातों बातों में बात निकली
कि यादव जी 24 घंटे ऑनलाइन रहते हो, इन संस्थाओं के कॉल आए, हमारी कॉल आए, आप रात के 2 बजे 3 बजे रिप्लाई डालते हो। रात के 2 या 3 बजे हम आपके मैसेज देखते हैं, भाई फलाना आपका काम हो गया है, या फलाना आपके काम के लिए आप जो है इंटीमेशन डाल रहे हैं। आपको रात के 2 बजे कॉल करके देखा तो सर का पहली रिंग में फोन उठ रहा है। आप यूट्यूब पर क्लासेस देते हैं, वीडियोस बना रहे हैं, मास्टर क्लासेस दे रहे हैं, शायद इक्की दुक्की पेड के अलावा बाकी सारी की सारी फ्री। आपका प्रयोजन, आपका प्रलोभन क्या है? जब आपसी विचार विमर्श में, जब आपसी बातचीत में मैं बताता हूं कि मेरा सपना है कि इस देश के अंदर 4 मुख्य सेंटर्स हैं। कितने? 4 मेन सेंटर्स हैं इस देश के अंदर। दिल्ली, मुंबई, जयपुर और वाराणसी। मैं इस पूरे देश को जब 4 भागों में देखता हूं, उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण, तो मुझे ये 4 सेंटर्स नजर आते हैं। दिल्ली, मुंबई, जयपुर और वाराणसी या इलाहाबाद, जो भी आप उसको कहें। इन 4 सेंटर्स के अंदर, इन 4 केंद्रों के अंदर एक बहुत बड़े क्षेत्रफल में कुछ वर्चुअल कैबिन्स, कुछ ऑफिसेज बने हों एक बड़े कैंपस के अंदर, और वहां परमानेंट एक स्टाफ हो जिसको हर एक संस्था के बारे में नॉलेज हो, क्योंकि वो सेंटर्स होंगे राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के, आपके अपने सेंटर्स होंगे। आपकी हर एक संस्था के बारे में, कब रजिस्टर्ड हुई, क्या काम कर रखे, एक पूरा बायोपिक आपका वीडियो और रिटन फॉर्मेट में वहां के स्टाफ के पास अवेलेबल हो। और जब आप किसी की कॉल अटेंड कर रहे हो और वो व्यक्ति आपसे कहे कि सर मैं वेस्ट बंगाल से हूं और आपसे मिलना चाहता हूं, तो आपको यह ना कहना पड़े कि सर साउथ में आ जाइए, मैं एर्नाकुलम में बैठा हुआ हूं। नहीं, सर आपके नजदीकी वाराणसी में मेरा ऑफिस है, आप वहां जाकर मुझसे मिल सकते हैं, या आप वहां जाकर संस्था में संपर्क कर सकते हैं। कोई व्यक्ति आपको फोन करता है कि सर मुझे आपसे मीटिंग करनी है, मुझे आपसे फलाने प्रोजेक्ट पर बात करनी है, तो आप उससे कह सके कि मेरा एक रीजनल ऑफिस जो है दिल्ली में अवेलेबल है। अगर वो कॉल आपके पास गुजरात से आती है तो आप वहां कह सके कि सर मेरा एक रीजनल ऑफिस जयपुर में अवेलेबल है, आप वहां जाकर संस्था को विजिट कर सकते हैं। अगर आपके पास साउथ से कोई कॉल आती है तो आप उसको कह सके कि सर मुंबई साइड में मेरा एक ऑफिस है, आप वहां जाकर मेरे रीजनल ऑफिस पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपके कार्ड पर आपके चारों सेंटर्स के नंबर हों, और यकीन मानिए आपकी मौजूदगी वहां हो या नहीं उससे कोई मतलब नहीं है। वो जो वर्चुअल स्टाफ है वो हमारा और आपका सबका कॉमन स्टाफ होगा। अगर आपके लिए कॉल आती है तो उस वर्चुअल ऑफिस पर आपका साइन बोर्ड होगा, उस डिस्प्ले पर आपका नाम, आपका लोगो होगा, और वो वर्चुअल स्टाफ आपको रिप्रेजेंट कर रहा होगा। सर वेलकम टू दिस एनजीओ, आई एम द मैनेजर, आई एम द प्रोजेक्ट हेड, आई एम द एग्जीक्यूटिव सीईओ ऑफ दैट एनजीओ, बताइए सर मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूं। जो जानकारी उसके पास अवेलेबल है उस जानकारी से वो आगंतुक को, विजिटर को सेटिस्फाई कर सके, और जो जानकारी उसके पास अवेलेबल नहीं है उसके लिए वो आपसे अपॉइंटमेंट, आपसे टाइम लेकर उसको समय दे सके। सोचिए आपकी छवि क्या होगी। बातों ही बातों में जब ये बातें निकलती हैं तो मैं उनसे पूछता हूं, जो लोग मुझसे सवाल करते हैं मैं उनसे पूछता हूं कि भैया कितने साल हो गए महासंघ में जुड़े हुए। कोई कहता है 1 साल, कोई कहता है 6 महीने, कोई कहता है 2 साल, कोई कहता है सर 3 साल हो चुके हैं। मेरा अगला सवाल उनसे होता है कि 3 साल पहले आप क्या थे और आज क्या हो। सिर्फ एक जवाब होता है कि सर आज हम नॉलेज से भरपूर है, बहुत कुछ नया सीखने को मिला है। लेकिन जब मैं बात करता हूं आपके वजूद की,
तो मुझे एक ही जवाब मिलता है, सर कल भी हम झोला छापते, आज भी हम झोला छापें। हमारे वजूद में कोई परिवर्तन नहीं आया। हम तब भी लाखों की आईटीआर फाइल करते थे, आज भी लाख की आईटीआर फाइल कर रहे हैं। हम कल भी संस्था में 10 प्रोग्राम कर पा रहे थे, आज भी 10 प्रोग्राम कर रहे हैं। ज्यादा ज्यादा 12 कर रहे हैं, 15 कर रहे हैं। हमारे वजूद में कोई फर्क नहीं आया। उसके बाद मेरा तीसरा सवाल होता है, और वो तीसरा सवाल मैं यहां उपस्थित हर एक मेंबर से, हर एक सदस्य से पूछना चाह रहा हूं। अरे जब साल और 2 साल के अंदर आप अपने आप में परिवर्तन नहीं ला सके, ना आपको प्रोजेक्ट मिली महासंघ से, ना आपको ग्रांट मिली महासंघ से, उसके बावजूद आप महासंघ को क्यों नहीं छोड़ रहे हैं भाई? क्योंकि यहां से आपको नॉलेज मिलती है, यहां से आपको ज्ञान मिलता है, यहां से आपको सटीक जानकारी मिलती है। अरे अगर उस सटीक जानकारी, उस ज्ञान, उस नॉलेज के लिए आप महासंघ का दामन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो यकीन मानिए जब आपको राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का दामन थामे थामे अपने साल 2 साल खराब करने हैं, तो यकीन मानिए सर, मैं साल और 2 साल की बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपसे कहता हूं, दिल ठोक के कहता हूं, छाती ठोक के कहता हूं, आपको रिटर्न पेपर पे चाहिए, मैं 100 रुपए का स्टैम्प पेपर लेकर आइए, मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूं। आप अपना 1 साल, जितने भी मेरे प्रतिभागी हैं ध्यान से सुनिएगा। आई नीड योर अटेंशन, आई नीड योर अटेंशन। आप जो भी काम कर रहे हैं, एक बार उस काम को छोड़ दीजिए, आपका ध्यान मेरी बातों पर होना चाहिए। ऐसा मैं आपसे हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन कर रहा हूं। जब इतना समय होने के बावजूद आपके अंदर परिवर्तन नहीं आ पाया है, क्यों ना एक गारंटीड परिवर्तन के लिए आप अपना 1 साल महासंघ को नहीं दे सकते क्या? मैं आपसे रिटर्न गारंटी लेने के लिए तैयार हूं। सर जिस दिन आपने उस 1 साल को राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के निर्देशों पर चलकर दिखा दिया, यकीन मानिए ग्रांट को छोड़िए, डिपार्टमेंट आपके घर आएगा। और यह कोई सपना नहीं है, यह कोई सपना नहीं है। मोदी जी वाले 35 लाख या 15,000 रुपए नहीं है जो आपके खाते में आने थे। यह एक कड़वा सच है। यह आपकी ताकत का वो नमूना है जिसे आपने आज तक महसूस नहीं कर पाया। बड़ी प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं सर मैं आपसे। यकीन मानिए 1 साल के अंदर आप अपनी संस्था को जिंदा रखने के लिए, उसको चलाने के लिए 10 से 15,000 रुपए खर्च कर देते हैं एक प्रोग्राम में। एक संस्था को जिंदा रखने के लिए हर महीने एक प्रोग्राम, कितना खर्चा हुआ? 1,80,000 रुपए। 15,000 रुपए के हिसाब से अगर आप 12 महीनों का हिसाब देखते हैं तो लगभग 1,80,000 रुपए आप खर्च करते पूरे साल के अंदर। उसके बावजूद ना ग्रांट का नामो निशान है, ना प्रोजेक्ट का नामो निशान है, ना किसी सुविधा का नामो निशान है, ना आपके खुद के वजूद का नामो निशान है। लेकिन मैं आपसे गारंटी लेता हूं कि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के बैनर तले जुड़ी हुई 62,719 संस्थाएं, आज मैंने वापस कैलकुलेट किया सबको, 62,719 62,719 संस्थाएं अगर एक साथ एक बैनर तले आने वाले 2024 के अंदर अपने अपने क्षेत्र से अगर विधायक के इलेक्शन का 10,000 रुपए का फॉर्म भर देना, मैं दिखाऊंगा ग्रांट घर पे कैसे आती है। और वहां किसी पार्टी का नाम नहीं लिखना है, वहां लिखना है सरकार के द्वारा खाली बिठाया गया इंसान। इस सरकार ने, इनसे पहली सरकारों ने, मुझे मेरी किसी सरकार से कोई दुश्मनी नहीं है। आपके राज्य में, आपके क्षेत्र में कोई और सरकार गवर्निंग होगी, मेरे राज्य में, मेरे क्षेत्र में कोई और सरकार गवर्निंग है, दिल्ली के अंदर कोई और सरकार गवर्निंग कर रही है, वाघ एजुकेशन फाउंडेशन का जो क्षेत्र है वहां कोई और सरकार गवर्न कर रही है। लेकिन पूर्णतया रूप से इन सरकारों ने संस्थाओं को बिना ग्रांट के अगर खाली बिठाया है तो बिल्कुल आपके पर्चे पर लिखा होना चाहिए सरकार के द्वारा खाली बिठाए गए इंसान।
या सरकार के द्वारा मनोनीत एक खाली व्यक्ति? जहां लोग लिखते हैं ना फलानी सरकार द्वारा या फलानी जो है पार्टी द्वारा मनोनीत प्रत्याशी, वहां आपको लिखना है खाली इंसान, सरकार के द्वारा बिठाए गए खाली इंसान, सरकार के द्वारा मनोनीत प्रत्याशी। यकीन मानिए, जिस दिन 62,000 लोग एक बैनर तले अपने अपने यहां से सिर्फ विधायक का फॉर्म भी भर देंगे ना, लड़ने की जरूरत नहीं है, चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं। हमें कोई राजनीति में नहीं जाना दादा, ना मेरा सपना है राजनीति में जाने का, ना मेरे किसी साथी का सपना है, क्योंकि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ ऐसी संस्थाओं का पूर्ण रूप से बहिष्कार करता है जिनका राजनीतिक संबंध होता है, और हम अपने यहां पर राजनीति को बिल्कुल भी जगह नहीं देते। लेकिन कई बार और हर बार अगर गंदगी को साफ करना है तो नाले में उतरना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक हम उसको साफ कर रहे हैं, उसके बाद आके खुद को भी नहा धोकर साफ हो जाना है। एक बार अगर सारी संस्थाएं अपने अपने क्षेत्र से विधायक का पर्चा भर दे, मैं गारंटी लेता हूं सर, किस सरकार की बात कर रहे हैं आप, चाहे वो अपने आप की आज के समय में टॉप मोस्ट सरकार हो, उसका सबसे बड़ा डेलीगेशन, उसके सबसे माने जाने माने वाले सबसे बेहतरीन जो चेहरे आपको दिखते हो ना, वो चेहरे आपके पास बैठे होंगे और वो कहेंगे दादा दिक्कत क्या हुई ये बताओ हमें। उस दिन अपनी बात खुलकर रख देना उनके सामने कि सर हर साल हमें ग्रांट चाहिए। झक मारने नहीं बैठे हम संस्था की लाइन में, लोगों की सेवा हम वैसे ही नहीं कर रहे। दुनिया की जनसंख्या पैदा हो रही है, वो जनसंख्या जो है एनआईओएस से फॉर्म भरती है, 10वीं पास कर लेती है, सरकार उसको भी 600 रुपए महीना देती है सर, कम से कम। और जो संस्थाएं खून पसीने से समाज की सेवा कर रही हैं, उनके लिए कोई स्टाइफंड है क्या? मेरे एक सज्जन ने कहा कि सर आप इस चीज की डिमांड क्यों उठा रहे हैं, ऐसे तो लोग संस्था खोल लेंगे अगर हर महीने वेतन भत्ता मिलने लग गया तो। अरे भैया, ये चीज आपने 10वीं पास वालों के लिए क्यों नहीं कही? ये चीज आपने विधवा वालों के लिए क्यों नहीं कही? ये बात आपने 60 साल वाले बुढ़ापा पेंशन वालों के लिए क्यों नहीं कही? ये बात आपने वकीलों के लिए क्यों नहीं कही? आपको पता है एक वकील को भी मानदेय मिलता है, बेरोजगारी भत्ता मिलता है एक वकील को भी। तो सामाजिक संस्थाएं क्या है भाई? एक वकील को उसके क्षेत्र के अंदर जाने के लिए, यानी कि जिस चैम्बर के, जिस कोर्ट परिसर के अंदर वो बैठता है, वहां की पार्किंग में फीस नहीं लगती। एक संस्था संचालक को उसके बगल में पार्किंग रखी हो, उसके बावजूद उसे पार्किंग देनी पड़ती है। आपके घर के पास जो भी बस स्टैंड या जो भी रेलवे स्टेशन है, मैं छाती ठोक के कहता हूं भाई साहब, हर एक व्यक्ति पार्किंग देता है। सामाजिक क्षेत्र के अंदर एक व्यक्ति की जान बचाने के लिए, एक पशु की जान बचाने के लिए, मेरी बहुत सारी संस्थाएं पशुओं के लिए वर्क करती हैं, हमारी बहुत सारी संस्थाएं समाज सेवा में लोगों के लिए वर्क करती हैं, ठीक है। एक व्यक्ति की जिंदगी को बचाने के लिए जब हम एक इमरजेंसी कॉल पर होते हैं, किसी कॉल पर हम रैपिड एक्शन टीम के साथ किसी व्हीकल में हम जा रहे होते हैं, हमारे घर से 3 किलोमीटर दूर लगने वाले टोल गेट पर हमें टोल देना पड़ता है। क्यों भाई, क्यों? क्या एक सामाजिक संस्था के ऑथराइज व्हीकल समझते हैं आप? अगर मेरी संस्था एम्बुलेंस की सेवा दे रही तो एम्बुलेंस मेरा ऑथराइज व्हीकल है। अगर मेरी संस्था लावारिस लाशों का दाह संस्कार करने जा रही है तो वो जो मुक्ति वाहन है वो मेरा ऑथराइज व्हीकल है। ये दो चीज तो छूट के दायरे में है। लेकिन हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो महिला के साथ कहीं प्रताड़ना हो रही है, किसी बच्चे को कोई इमरजेंसी फंस गई है, किसी परिवार के अंदर कोई घटना हो गई है, और वहां पर हम अपने पर्सनल व्हीकल के साथ, जिस पर नाम लिखा हुआ होता है फलाना सामाजिक संस्थान, उसके बावजूद उस व्हीकल से टोल लिया जाता है। मैं उस व्हीकल की बात कर रहा हूं सर। मुझे आप जवाब दीजिए, क्या मैं सही हूं या गलत? क्या हमें टोल देना चाहिए मेरे 50 किलोमीटर के दायरे में या नहीं? आपका जवाब मुझे चैट बॉक्स के अंदर चाहिए सर। क्या एक सामाजिक संस्थान को, एक सामाजिक संस्थान का एक प्रतिनिधि, चाहे वो अध्यक्ष हो, कोषाध्यक्ष हो या सचिव हो,
अगर वो अपने किसी निजी वाहन से भी 50 किलोमीटर के दायरे में जा रहा है और वहां पर अगर कोई टोल गेट है, क्या उसे टोल गेट देना चाहिए? क्या सरकार को हमसे टोल गेट लेना चाहिए? से यस और नो। खुदा ना खास्ता किसी के माँ बाप एक्सपायर हो जाए, वो यतीम हो जाए, सरकार उसके लिए पेंशन दे देती है, संस्थाएं उसको पालने पर खड़ी हो जाती हैं, सरकार की योजनाएं हो उन्हें हम धरातल तक लेकर आते हैं। इवन देन, चाहे वो पोलियो, पल्स पोलियो अभियान या अन्य टीकाकरण अभियान हो, या फिर इवन देन हमने कोविड का सबसे गंदा दौर देखा है, जिस दौर के अंदर ये दो कौड़ी के नेता अपने घर में छिपे बैठे थे। उस दौर के अंदर हमारी संस्थाओं ने, हमारे समाज सेवी लोगों ने अपनी जान पर खेलकर लोगों की जानें बचाई हैं। और एक भी प्रतिनिधित्व द्वारा, यहां तक कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा भी एक बार सामाजिक संस्था की समीक्षा नहीं की गई ओपन प्लेटफॉर्म से। हमारी सामाजिक संस्थाओं ने भूखों को रोटी खिलाई है। हम सामाजिक संस्थाओं ने राहगीरों को आसरा दिया है। हम सामाजिक संस्थाओं ने पलायन कर रहे मजदूरों को रोटी खिलाई, आसरा दिया, उनको सुरक्षा प्रोवाइड की है। हम सामाजिक संस्थाओं ने लोगों के, मरते हुए लोगों के मुंह से मुंह लगाकर उनको ऑक्सीजन दिया, उनकी जो है चेस्ट जो है पंपिंग की है, उनको वापस सांसें दी हैं। हम सामाजिक संस्थाओं ने जगह जगह से मिन्नत करके ऑक्सीजन सिलेंडर्स और पता नहीं किस किस चीज की व्यवस्थाओं में लगे रहे हैं। हम सामाजिक संस्थाएं आस पड़ोस जहां भी दिखने वाले गरीब मजदूर हैं, उन तक भोजन और आर्थिक जरूरतों को पहुंचाने के अंदर हम लोग हमेशा जी जान पर खेल कर लगे रहे हैं। लेकिन उसका फल क्या मिला हमें? बता दीजिए मुझे किसी भी एक सम्मानित व्यक्ति ने किसी ओपन प्लेटफॉर्म से किसी भी संस्था के बारे में एक शब्द भी कह दिया हो तो। हमने डॉक्टर्स के लिए ताली बजाई है, हमने सफाई वालों के लिए ढाल और मजीरे फूके, अपनी चम्मचे और थालियां पटकी हैं, लेकिन सामाजिक संस्थाओं के लिए क्या? आपके हक की लड़ाई आपको खुद लड़नी होगी साहब। और इसके लिए सिर्फ इस मीटिंग से, एक पोस्टर से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। सबसे पहले अपनी ताकत को पहचानिए। मैं आपसे वादा करता हूं, आपकी संस्था चाहे 10,000 रुपए की ऑडिट फाइल कर रही हो, चाहे 50,000 की ऑडिट फाइल कर रही हो, चाहे 5 करोड़ की ऑडिट फाइल कर रही हो, सरकार आपके कागज नहीं देखती है। सरकार को सिर्फ एक बात से मतलब है, और वो बात है आपकी सबसे बड़ी ताकत। और अगर अपने अपनी वो ताकत पहचान ली, यकीन मानिए आप फिर बादशाह इस लाइन के। और वो आपकी ताकत पता है क्या है, जो आपको खुद नहीं पता? सरकार की नजर में चाहे आपने 1,000 की फाइलिंग करी हो, चाहे 1.5 लाख की फाइलिंग करी हो, चाहे 10 करोड़ की फाइलिंग करी हो, लेकिन सरकार की नजर में हर एक सामाजिक संस्था कम से कम 1,500 लोगों का वोट बैंक होती है। से यस और नो। मुझे लिखकर बताइए साहब, क्या मैं करेक्ट हूं? से यस और नो। यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है, मानिए मेरी बात को। और जिस दिन हर एक संस्था का संचालक, मैं कौन सी संस्था चलाता हूं शायद आपके आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री या वहां के विधायकों को नहीं पता होगा, लेकिन मैं मेरे क्षेत्र के अंदर संस्था चलाता हूं, तो मेरे क्षेत्र का विधायक या मेरे क्षेत्र के प्रतिनिधि बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे संस्था संचालक है, राइट? अगर मेरे हाथ में वो तख्ती देखेंगे नो वोट फॉर यू की, तो फर्क पड़ेगा साहब, फर्क पड़ेगा। और इसके लिए हमें कदम से कदम मिलाकर सामने आना होगा। और यकीन मानिए,
आप सोचे कि नहीं यार आज नहीं कल, नहीं सर, इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। आचार संहिता लागू हो गई है, कई राज्यों में चुनावों का दौर शुरू होने वाला है, घोषणा हो चुकी है। अब नहीं किया, अब नहीं तो फिर कभी नहीं। यही वो समय है जब हमें और आपको मिलकर सड़कों पर उतरना होगा, सड़कों पर उतरना होगा। और उस बैनर, उस तख्ती पर, जी हां बिल्कुल 5 स्टेट्स में इलेक्शन है सर। अभी शुरुआत हो गई सर, एक दौर, एक बिगुल बज चुका है, जिसे कहते हैं बिगुल बजना। इस चुनावी रण क्षेत्र का बिगुल बज चुका है, और ऐसे में हमें अभी से अपनी रणनीति को और मजबूत करना होगा। हमें हर एक परिक्षेत्र में छोटी छोटी रैलियां, तख्ती, पोस्टर्स और इसके साथ अपने फोटोग्राफ्स सोशल मीडिया को बिल्कुल कवर अप कर देना होगा। और तभी फर्क पड़ेगा। वहां एक चीज और लिखी होनी चाहिए, अगर अब भी सुनवाई नहीं हुई तो अगले चुनाव में मैं भी एक प्रत्याशी हूं। ऑब्वियस ही चीज है भाई। और मैं ही नहीं, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध 62,000 से ज्यादा संस्थाएं एक साथ नॉमिनेट करेंगी। करें या ना करें वो बाद की बात होती है। आपने आपने देखा होगा, एक किसी भी प्रकार के जब हम प्रोटेस्ट की बात करते हैं तो वहां प्रोटेस्टर्स क्या कहते हैं, भाई हमारी मांगे पूरी करो, नहीं तो हम कल से अनशन शुरू करने वाले हैं, हम आमरण अनशन शुरू करेंगे। कई बार वो आमरण अनशन शुरू नहीं हो पाता, उससे पहले मांगे स्वीकार हो जाती हैं। कई बार वो आमरण अनशन शुरू हो जाता है, उसे बीच में आकर तुड़वाना पड़ता है। लेकिन आज तक का रिकॉर्ड है, मुझे एक भी ऐसा जो है, कोई भी ऐसा वाक्य, कोई भी ऐसा प्रोटेस्ट बता दीजिए जहां व्यक्ति आमरण अनशन पर बैठा हो और उसने दम तोड़ दिया हो लेकिन उसकी मांगे ना मानी गई। बहुत ही रेयर, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस ऐसे मिलते हैं। तो यकीन मानिए, हमें और आपको सिर्फ एक बार एक साथ, मैं गारंटी लेता हूं सर, 62,000 की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, 620 संस्थाएं भी 10%, 620 संस्थाएं भी एक साथ एक पोस्टर, एक बैनर के तले, अगर दिल्ली की एक रोड पर 100 इस तरफ से उस तरफ सिर्फ 500 मीटर भी पैदल चल गई ना, तो यकीन मानिए आप क्या मांगने वाले, मांग कर तो देखिएगा। लेकिन मांगे होंगी सिर्फ जायज। और मांगे क्या रखी गई हैं, पिछली मीटिंग में जो आपके द्वारा सुझाई गई मांगे थी, मैं एक बार आप सभी लोगों के साथ जो है रिपीट करना चाहता हूं। जितनी भी सामाजिक जो सॉरी जितने भी प्रशासनिक विकास कार्य होते हैं या सरकारी योजनाएं होती हैं, उनमें सामाजिक संस्थाओं की एक अहम भूमिका सरकार हमेशा के लिए तय करे। पहली मांग, अगर कोई मांग गलत दिखाई दे तो प्लीज मुझे उसी समय आप टोक दीजिएगा। क्या सामाजिक संस्थाओं की सरकारी कार्यों में, विकास कार्यों में, विकास योजनाओं में अहम भूमिका होना गलत है या सही है? इट्स करेक्ट और इनकरेक्ट? प्लीज मुझे एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए, इज इट करेक्ट और नॉट? करेक्ट और नॉट? प्लीज कम टू द चैट बॉक्स। बहुत बहुत धन्यवाद सर, लेकिन प्रतिक्रियाएं मुझे बराबर देते रहिएगा। जितने भी गवर्नमेंट टेंडर्स निकलते हैं, ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट टेंडर्स किस चीज के होते हैं? गलियां बनाना, सड़क बनाना, नालियों में पानी की व्यवस्थाएं करना, वटेवर। ये सब क्या है? ये सब विकास कार्य ही तो है ना। और विकास कार्यों में अगर सामाजिक संस्थाओं की भूमिका तय होने का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट के जितने भी टेंडर्स हों, वहां पर संस्थाओं के लिए कोई ना कोई प्रकोष्ठ जो है वो रिजर्व होना चाहिए। यानी कि प्राइवेट टेंडर्स, प्राइवेट लोग, प्राइवेट कंपनियां अगर 80% फाइल कर सकती हो, तो 20% का स्थान सामाजिक संस्थाओं के लिए भी रिजर्व होना चाहिए।
जब जातियों के लिए आरक्षण है, जब संप्रदायों के लिए आरक्षण है, तो सामाजिक संस्थाओं के लिए क्यों नहीं है भैया? या तो सबका खत्म करो। ये तो हम खुद कहते हैं ना, हमारी सामाजिक संस्थाएं क्या कहती हैं कि आरक्षण सिर्फ और सिर्फ आर्थिक स्थिति पर होना चाहिए या योग्यता कर भी आप पर होना चाहिए। अगर कोई बच्चा बहुत अमीर है लेकिन पढ़ने में बहुत तेज है और वो देश का नाम रोशन कर सकता है, वो भी आरक्षण की कैटेगरी में होना चाहिए। वो अमीर है उससे कोई मतलब नहीं, उसकी स्किल्स बहुत अच्छी है, वो देश को बहुत आगे लेके जा सकता है, तो उसे आरक्षण की जरूरत है। क्योंकि आरक्षण का मतलब यह नहीं होता कि सरकार के टुकड़ों पर पलना। आरक्षण का मतलब होता है आपकी योग्यता को महत्वता दिया जाना। आरक्षण का मतलब आपकी योग्यता को महत्वता देना होना चाहिए। तो हम तो खुद आरक्षण के खिलाफ है सर, लेकिन अगर सबको बांट रहे हैं तो हमें भी चाहिए। कहां कहां? सरकारी टेंडर्स में। सामाजिक संस्थाओं की एक भूमिका होनी चाहिए। क्या ये मांग सही है? से यस और नो प्लीज। से यस और नो प्लीज। जो आपकी ओर से हमें अंकित कराई गई थी, उन मांगों में से तीसरी मांग, जो तीसरी डिमांड है, सभी मेट्रो सिटीज में और देश के अंदर बहुत ही रैपिड तरीके से हाईवेज और सड़कों का निर्माण हो रहा है। ऐसे में मेट्रो सिटीज में प्रॉब्लम है पॉल्यूशन की, और हाईवेज या रोड कंस्ट्रक्शन को जरूरत है प्लांटेशन की। तो पॉल्यूशन की जगह भी प्लांटेशन की रिक्वायरमेंट है, और रोड साइड पर तो है ही है। जितनी भी हरित विकास परियोजनाएं हैं, प्लांटेशन के सारे काम कंप्लीट रूप से किसी भी प्राइवेट कंपनी या एजेंसी को ना देते हुए सिर्फ और सिर्फ सामाजिक संस्थाओं के लिए रिजर्व किया जाए। हाईवेज और मेट्रो सिटीज के अंदर प्लांटेशन का टोटल वर्क 110% संस्थाओं के लिए ही रिजर्व हो। ये तीसरी डिमांड है। क्या ये सही है या गलत? से यस और नो। जितने भी राज्यों में आंगनवाड़ी केंद्र, बालवाड़ी केंद्र या सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन इत्यादि संबंधित जो भी सेवाएं दी जाती हैं, ये सेवाएं तत्काल रूप से सामाजिक संस्थाओं को हैंडओवर की जाएं। ये सेवाएं सामाजिक संस्थाओं को हैंडओवर की जाएं। एक अहम मुद्दा जिससे हम आप, हमारी बहुत सारी ऑडियंस भी वाकिफ होगी। जितने भी टीचर्स होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर्स होते हैं, इनका मोस्टली समय खराब कर दिया जाता है। जाति प्रमाण पत्र बनवाओ जी, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट बनाओ जी, आप चुनाव की ड्यूटी में जाओ जी, आप फलानी जगह कार्यक्रम है उसकी ड्यूटीज में जाओ जी। क्यों ना सरकारी स्कूल के टीचर्स को मिलने वाले ड्यूटीज के जो अफसर हैं, ये अफसर उनके लिए बोझ हैं, क्योंकि वो अपने काम से भटक जाते हैं। सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता अच्छी क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि टीचर्स के पास पढ़ाने का समय कम होता है, उसके पास फालतू के वर्क ज्यादा होते हैं। क्यों ना सरकार ये फालतू के काम संस्थाओं को दे दे, उसके लिए एक छोटा मोटा जो भी मानदेय है समझे सरकार, वो हमें दे। राइट? इससे दो फायदे होंगे। सामाजिक संस्थाओं को चुनावी ड्यूटियां, अन्य ड्यूटीज में, यानी कि सरकारी कार्यों में सहभागिता मिलेगी, और साथ ही साथ सरकारी टीचर्स फ्री हो जाएंगे अपना प्रॉपर टाइम स्टडी को देने के लिए। यह डिमांड स्पेशली हमारी परसों वाली मीटिंग से निकलकर आया था। सर मैं आपको बताना चाहूंगा, एक साथी ने लिखा है कि पेट्रोल पंप दिए जाएं। सर मैं आपको बताना चाहूंगा, बायोडीजल
बायोडीजल से संबंधित पेट्रोल पंप खोलने की अनुमति संस्थाओं को ऑलरेडी है। शायद आपको इसकी नॉलेज नहीं है। आप अपने क्षेत्र के अंदर बायोडीजल के लिए आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं, बायोडीजल के लिए आप पेट्रोल पंप खोल सकते हैं। इसके लिए सरकार ने आपको विकल्प दिया हुआ है। राशन डीलर, बिल्कुल यह पॉइंट बहुत ज्यादा अच्छा है। सरकारी कोटे में जो राशन वितरित किया जाता है उसमें बहुत सारी अनियमितताएं होती हैं, और सामाजिक संस्थाएं घर घर जाती हैं सर्वे के लिए, बहुत सारे कामों के लिए। तो वो हर एक क्षेत्र में हर एक व्यक्ति के जो जो उसका आर्थिक ढांचा है उससे अच्छी ज्यादा जो है परिचित भी होती हैं। जितने भी सरकारी राशन के जो कोटे हैं, जो राशन की दुकानें हैं, उनकी डीलरशिप संस्थाओं को हैंडओवर की जाए। यह बहुत महत्वपूर्ण डिमांड है और बिल्कुल इसको भी एड ऑन किया जा रहा है सर। जितनी भी हमारी राष्ट्रीय धरोहर है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो लाल किला है, चाहे वो जामा मस्जिद है, चाहे वो कुतुब मीनार है, वट एवर, राष्ट्रीय धरोहर के जीर्णोद्धार यानी कि उसका डेमोन्स्ट्रेशन जो हम करते हैं, यानी कि सॉरी रेनोवेशन जो हम करते हैं, उस रेनोवेशन से संबंधित, उसकी केयर टेकिंग से संबंधित जितना भी काम है, सरकारी जगहों पर सरकारी वॉशरूम्स यानी कि सुलभ शौचालय केंद्र, बस स्टैंड पर जो सेवाएं हैं सफाई से संबंधित या अन्य जो सेवाएं दी जाती हैं वहां पर, चाहे वो पानी प्याऊ की सेवाएं हैं, रेलवे स्टेशन पर प्याऊ की सेवाएं, ये सभी की सभी सरकार की ओर से संस्थाओं के लिए यहां पर सीट्स रिजर्व हो, उनको वहां पर कैंपेन्स के लिए या फिर अपनी प्याऊ लगाने के लिए या ऐसी सेवाएं देने के लिए वहां पर स्थान निर्धारित किया जाए। आज के समय में हर एक व्यक्ति 15-20 रुपए 10 रुपए की एक बोतल खरीदने पर मजबूर है, क्योंकि सरकार के द्वारा रेलवे स्टेशन के जो पानी की जो टंकियां हैं उनकी सप्लाई तक बंद कर दी गई है, सिर्फ कुछ रसूखदारों को फायदा पहुंचाने के लिए, सिर्फ कुछ कॉरपोरेट सेक्टर को फायदा पहुंचाने के लिए रेलवे स्टेशन पर पीने के पानी की जो टंकियां हैं, जो व्यवस्थाएं बनाई गई थी, उनको जानबूझकर बंद किया गया है। सर यकीन मानिए, अगर आज हमने और आपने लड़ाई नहीं लड़ी तो यकीन मानिए कल हमारी और आपकी संतान 100 रुपए की बोतल खरीदकर पानी पी रही होगी जब भी वो यात्रा करेगी। जब भी वो यात्रा करेगी 100 रुपए की बोतल खरीदकर पानी पी रही होगी। अरे आज के समय में कैंपर ले लीजिए आप, आरओ का पानी ले लीजिए, 1 रुपया 2 रुपए लीटर पड़ता है। क्यों ना वो 1 रुपए और 2 रुपए लीटर का पानी, इतना तो संस्थाएं अपने सामर्थ्य रखती हैं, इतना छाती पे बाल हैं संस्थाओं वालों के कि वो 1-2 रुपए का पानी निःशुल्क पिला सकती हैं। और मुझे नहीं लगता कि इस परिक्षेत्र के अंदर जहां लोग 15 और 20 रुपए लीटर में पानी बेच रहे हो, वहां कोई संस्थान अगर एक मतलब जो है डोनेशन में पानी दे रही हो ना, आरओ का फिल्टर पानी, तो लोग अपनी जेब से 5 रुपए 10 रुपए देने के लिए तैयार बैठे हैं डोनेशन के रूप में, जिसकी कॉस्ट संस्था को मात्र 1 रुपए या 2 रुपए पड़ रही होगी। संस्थाओं की अच्छी फंड रेजिंग होगी और एक बहुत बड़ी समस्या से निजात मिलेगी, लोगों को बहुत बड़ा फायदा होगा, इस आम जन समुदाय को। ये सारे काम संस्थान सरकार हमें दे, उसके लिए हमें अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। सरकार अपने आप नहीं देगी साहब। सरकार तो पानी की टंकियां बंद करके बैठी हुई है, क्योंकि उनके रिश्तेदार जो है पानी की बोतलों वाली फैक्ट्रियां चलाते हैं, राइट। इसके लिए आपको आवाज उठानी होगी। जितने भी संस्थागत वाहन हैं, संस्थागत मालिकों के जो वाहन हैं, उनका 50 किलोमीटर के दायरे में कोई भी टोल नहीं देना, इस बात की डिमांड हमें सरकार से करनी होगी। अपनी आवाज को हमें खुद उठाना होगा, कोई और नहीं आएगा श्रीमान जी। जितनी भी गवर्नमेंट की ग्रांट हैं या जितनी भी कॉरपोरेट जगत की ग्रांट, गवर्नमेंट जगत की जो ग्रांट हैं, उनमें ध्यान दीजिएगा, मैं अपनी बात को दोबारा रिपीट कर रहा हूं,
गवर्नमेंट की सभी योजनाओं में, सभी ग्रांट के अंदर, गवर्नमेंट की जितनी भी ग्रांट हैं, उन ग्रांट के अंदर कॉरपोरेट जगत की संस्थाओं की वरीयता को समाप्त किया जाए। यानी कि सरकार कोई ग्रांट निकालती है, चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे वो जो है वृद्धावस्था योजना हो, चाहे पीएमकेवीवाई हो, चाहे वो एनएसकेवाई हो, वट एवर, सबके अंदर सबसे पहले सेंटर, सबसे पहले ग्रांट अलॉट होती है अडानी फाउंडेशन, अंबानी फाउंडेशन, टाटा ट्रस्ट, रिलायंस फाउंडेशन। कॉरपोरेट जगत की संस्थाओं की वरीयता को सरकारी ग्रांट के लिए तत्काल रूप से समाप्त किया जाए, यह डिमांड राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के माध्यम से मैं आप लोगों के माध्यम से रखना चाहता हूं। और यह ध्यान रखिएगा, यह आपका हक है। शायद आपको नहीं पता, गवर्नमेंट की 80% से ज्यादा ग्रांट इस देश की कुल संस्थाओं की मात्र 12% कॉरपोरेट जगत की संस्थाओं को चला जाता है। सरकार द्वारा भेजी गई 80% से ज्यादा ग्रांट संस्था के क्षेत्र में चंद चंद कॉरपोरेट सेक्टर, यानी कि मात्र 12% एनजीओ के खाते में चला जाता है। यह आपका हक आपसे छीनकर अपने कॉरपोरेट जगत के साथियों को जबरदस्ती दिया जा रहा है। इसके खिलाफ हमें और आपको मिलकर आवाज उठानी होगी। जितनी भी सीएसआर ग्रांट हैं, अभी मैंने बात की थी गवर्नमेंट ग्रांट की, वापस ध्यान दीजिएगा, जितनी भी सीएसआर ग्रांट हैं, आपको शायद नहीं पता, आपको शायद नहीं पता, जितनी भी सीएसआर ग्रांट है वो कौन देता है? बड़ी बड़ी कंपनियां, अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, और इन सब की खुद की एनजीओ हैं। ये करते क्या हैं? टाटा की सीएसआर अडानी को जाती है, अडानी की सीएसआर अंबानी को जाती है, अंबानी की सीएसआर जो है रिलायंस को जाती है, क्योंकि ये कॉरपोरेट जगत के साथी हैं। इसको उससे पार्ट खरीदने हैं, उसको उससे मोबाइल खरीदना है, उसको उसकी जरूरत है, उसको उसकी जरूरत है। ये अपनी कंपनियों का सीएसआर आपस में ही बंदरबाट कर लेती हैं। इस चीज पर प्राथमिक रूप से रोक और लगाम लगाया जाना अनिवार्य है। यानी कि कोई भी कॉरपोरेट जगत की संस्थान अपनी खुद की कंपनी के सीएसआर ग्रांट को ना तो खुद यूज कर सके और ना ही अपनी कॉरपोरेट जगत की संस्थान को दे सके। अगर वो खुद यूज करती है तो उसकी लिमिटेशन तय की जाएं। यानी कि अगर एचसीएल कंपनी अपनी एचसीएल फाउंडेशन में अपने सीएसआर ग्रांट को अगर एक्सपेंस में लेकर आती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ 40% अमाउंट ही एक्सपेंस में लेकर आए, बाकी का 60% अमाउंट अदर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। और वो अदर ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होंगी? अन्य संस्थाएं, ना कि कॉर्पोरेट जगत की संस्था। उन संस्थाओं को मिलना चाहिए। ये आपके हक, ये आपका हक है श्रीमान, जो आपसे छीना जा रहा है। और इसके खिलाफ आपको खुद आवाज उठानी पड़ेगी, आपको अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। जब से सीएसआर लागू हुआ, सीएसआर 01 सर्टिफिकेट हर एक संस्था के लिए लागू कर दिया गया है कि बिना सीएसआर 01 के आपको ग्रांट नहीं मिलेगी। तो सीएसआर 02 कंपनियों पे लागू क्यों नहीं हुआ अभी तक? और सीएसआर 02 में यही महत्वपूर्ण बातें निर्देशित की गई थी, जिसको दोबारा बिल पास करके हटाया गया। सीएसआर 02 कंपनियों पर अभी तक लागू नहीं हुआ है, जबकि सीएसआर 1 हम पर लागू हो चुका।
CSR 2 को लागू करने से पहले उसके अंदर से मेन मेन पॉइंटों को हटाया जा रहा है हर दिन। जो पॉइंट मैंने आपसे शेयर किया कि कोई भी कॉर्पोरेट जगत की संस्थान अपनी ग्रांट को अपनी कॉर्पोरेट जगत की संस्थाओं को ना तो दे सकती है, और अगर खुद कंज्यूम करना है तो सिर्फ और सिर्फ 40% की लिमिट है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। और ये आपको और हमें पता नहीं है। जब भी ये मीटिंग्स होती है, जब भी जिन्हें हम राज्यसभा और लोकसभा की मीटिंग कहती है, वहां पर बिलों के माध्यम से इन सब चीजों को CSR 2 से हटाया जा रहा है दिन प्रतिदिन। इसके लिए हमें और आपको खुद आवाज उठानी होगी श्रीमान। अगर हम और आप आंख बंद करके ऐसे ही बैठे रहे तो यकीन मानिए वो दिन दूर नहीं है जब संस्थाएं, क्योंकि संस्थाओं का हक तो कॉर्पोरेट खा गया, सरकार खा गई, संस्थाएं फंड के अभाव में बंद होंगी, लेकिन आप अपनी पीड़ा को दूसरे व्यक्ति तक ना कह पाए, आप किसी को यह बात ना कह पाए कि फंड के अभाव में आपने संस्था बंद की है, यकीन मानिए इसी सरकार के IT सेल और इसी कॉर्पोरेट जगत के द्वारा सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ी जानकारी शेयर की जाएगी। साले सरकार से फंड लेकर, लोगों से डोनेशन लेकर खाते थे, देखो आज भूखे मर रहे हैं। आपको सरकारी फंड का दुरुपयोग करने वाला, लोगों से डोनेशन लेकर अपना पेट भरने वाला एक जलील इंसान घोषित कर दिया जाएगा। आप किसी से यह नहीं कह पाओगे कि भैया मैं सरकार की उदासीनता की वजह से संस्था बंद करके बैठा हूं। आपको पहले ही डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि ये तो लूट के खाने वाले लोग हैं, लुटेरे हैं, लुटेरे। वो दिन दूर नहीं है। 2024 का इलेक्शन जीत जाने दीजिए, मैं आपको वो स्थिति भी दिखा दूंगा आपके साथ होती हुई। देश भर की 6000 संस्थाओं के FCRA एक दिन में रद्द कर दिए गए। मैं मानता हूं उनमें अनियमितता होंगी, मैं मानता हूं उसमें अनियमितता हो सकती है, लेकिन साहब जिस राम मंदिर के लिए, जिस राम मंदिर ट्रस्ट के लिए आप 3000 करोड़ का विदेशी फंड लेने के लिए प्रियर अप्रूवल दे रहे हैं आप FCRA का, क्या उस संस्थान पर, उस ट्रस्ट पर घपले के, जमीनों को खरीद फरोख्त के कम दामों में लेकर अपने कॉर्पोरेट साथियों को बेच देने के आरोप नहीं लगे हुए हैं क्या? उसकी अनियमितता आपको दिखाई नहीं देगी। शायद आपको नहीं पता, अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर, देखिए मैं धर्म और आस्था से जुड़ी हुई कोई बात नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ सरकारी तंत्र पर सवाल खड़ा कर रहा हूं। राम मंदिर ट्रस्ट पर अनियमितता के बहुत सारे सवाल उठे हैं, और जब जब मीडिया ने बातें उठाई हैं, मीडिया को दबा दिया गया क्योंकि सरकार बहुत पावर में। जमीन खरीद फरोख्त हुई, इधर से उधर ट्रांसफर हुई, और उसी राम मंदिर ट्रस्ट में विदेश का 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा का डोनेशन आ रहा है, जिसके लिए अंदर अंदर सेटिंग चल रही है। FCRA, बिना FCRA के प्री अप्रूवल 35AC। कभी न्यूज सर्च कीजिएगा आप अपनी गूगल की, ऐसी न्यूज आपको बहुत नीचे मिलेंगी। राजेश कुमार शुक्ला जी, आप शायद परिचित होंगे इस बात से, इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि अयोध्या मंदिर से संबंधित ये बहुत बड़ा मसला है। ये आपको नहीं बताया जाएगा सर, क्योंकि मीडिया वो दिखाएगी जैसा वो चाहते हैं। कुछ समय पहले हम और आप टमाटर की लाइन में लगे हुए थे, दिल्ली वाले लोग, दिल्ली वाले लोग टमाटर की लाइन में लगे थे। 1 किलो मिल रहा था 40 रुपए या 80 रुपए के अंदर, याद है आपको? कोई ट्रेजेडी नहीं हो गई थी, कोई अकाल नहीं पड़ गया था, और ऐसा नहीं कि रातों रात खेती करके टमाटर उगा दिए गए थे। अपने कॉर्पोरेट जगत को फायदा उठा देने के लिए प्रायोजित तरीके से सप्लाई चेन को बंद कर दिया गया। किसान के टमाटर को 2 रुपए किलो खरीदा गया। किसानों से जाकर पूछिए, 2 रुपए किलो खरीदा गया और आपको लाइन लगवाकर 80 रुपए किलो बेचा गया, लाइन लगवाकर।
ये औकात है हमारी और आपकी। ये औकात है हमारी और आपकी। और हम और आप खरीद कर लेकर आए हैं 80 रुपए, 120 रुपए, 200 रुपए किलो में। श्रीमान जी, लड़ना होगा। और अगर नहीं लड़ने की भावना भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, गांधी जी और अन्य लोगों में नहीं होती ना, यकीन मानिए, हम और आप, हमारे मां बाप किसी अंग्रेज के बर्तन धो रहे होते, किसी अंग्रेज के घर में झाड़ू पोछा कर रहे होते हमारे आपके मां बाप। सर, लड़ना तो होगा। अब तय करना है कि हम किसी राजगुरु, सुखदेव, वल्लभ भाई पटेल, दादा भाई नौरोजी, इनका वेट करें, या एक इतिहास लिखें कि इस क्रांति की शुरुआत वाघ एजुकेशन फाउंडेशन ने की थी, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ ने की थी, अश्वमेघ मेगा सेवा आश्रम ने की थी, दिवाकर कुमार जी ने की थी, प्रदीप कुमार जी ने की थी, या हमारे अन्य साथियों ने की थी। अपना इतिहास आपको खुद लिखना होगा सर। सामाजिक संस्थाएं सिर्फ और सिर्फ सरकार की चापलूसी के लिए नहीं बनी हुई हैं। सरकार की चापलूसी इन द सेंस, सरकारी योजनाओं को धरातल पर लागू करने में उनकी हेल्प करना, और अपने छोटे छोटे कार्यक्रमों इन सरकारी टट्टुओं को बुलाकर इनकी गुलामी करना। जब इनको कोई काम पड़े तो भीड़ के रूप में अपनी भीड़ को लेकर के दरवाजे पर खड़े हो जाना। नहीं, ट्रेंड बदलना होगा सर, ट्रेंड बदलना होगा। अपनी लड़ाई को खुद लड़ना होगा। और यकीन मानिए, मैं गारंटी लेता हूं सर, हम इस लड़ाई में जीते ना जीते, ये लड़ाई अपने परवान तक पहुंचे ना पहुंचे, ये लड़ाई एक क्रांति का रूप ले चाहे ना ले, लेकिन यकीन मानिए, हमारे बच्चे गर्व से हमारी उस वीडियो को, हमारी उस कैंपेन को, हमारी उस फोटो को देखकर यह जरूर कहेंगे कि देखो, हमारे मां बाप का जमीर जिंदा था, जिन्होंने आवाज तो उठाई। याद रखना, कुछ लोग सोचते हैं कि हमारी संतान हमें यूट्यूब पर, टिकटॉक पर कुल्ले मटकाते हुए देखकर गर्व करेगी। नहीं सर, उसमें कोई गर्व नहीं करेगा। लेकिन जिस दिन हमारी संतान को किसी यूट्यूब या गूगल के फोटोज में कहीं हमारी फोटो मिल जाएगी ना, कि हमने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई थी, हमने अपने अकेले आवाज उठाई थी, उन्हें एटलीस्ट इतना फक्र तो होगा कि देखो, हमारे मां बाप का जमीर जिंदा था, उनके अंदर खून था, पानी नहीं था। हम सबको एक बैनर तले आवाज उठानी होगी साहब। ये हमारे आपके हक की लड़ाई है। कुछ हमारी संस्थाएं, सबको पता है, जब से महिला आयोग बना उसका बहुत ज्यादा दुरुपयोग हुआ, इस समय बहुत ज्यादा हो रहा है। बहुत सारी हमारी संस्थाएं बेचारे पुरुषों के लिए पुरुष आयोग की स्थापना से संबंधित हमेशा लगातार आवाज उठाती आ रही हैं। इस मुहिम में हमने उनको भी स्थान दिया है। हमारी सरकार से आग्रह, हमारा सरकार से निवेदन रहेगा, हमारी ये लड़ाई रहेगी कि पुरुष आयोग की स्थापना की जाए। और जब पुरुष आयोग की स्थापना की जाए तो उसकी जो कॉर्पोरेट बॉडी होगी, उसकी जो गवर्निंग बॉडी होगी, उसके अंदर उन सभी महत्वपूर्ण संस्थाओं को स्थान दिया जाए जो पिछले बहुत समय से इस पुरुषों के हक के प्रति आवाज उठाती आई है। ये एक मांग हमें जो सामाजिक संस्थाओं ने दी थी, उसको इस डिमांड लेटर में स्थान दिया गया है। सभी सक्रिय संस्थाओं को, सभी सक्रिय संस्थाओं को उनके उत्कृष्ट कार्यों के आधार पर, रजिस्ट्रेशन के ब्याह पर नहीं सर,
मैं आपकी भावनाओं को भी सम्मान करता हूं। एक सामाजिक संस्था को उसके उत्कृष्ट कार्यों के आधार पर वार्षिक रूप से कोई भी सुनियोजित लघु अंशदान या वार्षिक भत्ता या सरकारी ग्रांट आवश्यक रूप से दी जाए। अगर कोई संस्थान कोई उत्कृष्ट कार्य कर रहा है, उसका एक क्राइटेरिया तय किया जाए कि एक संस्था को साल भर में इतने काम करने हैं या इतने बेनिफिशरीज तक किसी भी रूप में फायदा पहुंचाना है उनको, और जो संस्था उस क्राइटेरिया को पार कर जाए, सरकार उसे हर साल या मासिक रूप से भत्ता देना स्वीकार करे। जब बेरोजगारों के लिए हो सकता है, काले कोट वाले वकीलों के लिए हो सकता है, वृद्धों के लिए हो सकता है। अरे इन सबको तो छोड़ो, चलो वृद्धों की तो मजबूरी है, विकलांगों की मजबूरी है, अनाथों की मजबूरी है, नेताओं की कौन सी मजबूरी है भाई? नेताओं की कौन सी मजबूरी है? वार्ड पार्षद की कौन सी मजबूरी है? विधायक की कौन सी मजबूरी है? सांसद की कौन सी मजबूरी है? जब इनको वेतन मिल सकता है, भत्ता मिल सकता है, पेंशन के रूप में कुछ पैसा मिल सकता है, तो सामाजिक संस्थाओं को क्यों नहीं भैया? क्यों नहीं? जो भी संस्थाएं जो भी संस्थाएं अपने यहां पर आश्रय से संबंधित कोई भी काम कर रही हो, आश्रय से संबंधित यानी कि आपने गौओं को आश्रय दिया हुआ गौशाला के रूप में, आपने बैलों को आश्रय दिया है नंदीग्राम के नंदीशाला के रूप में, आपने बुजुर्गों को आश्रय दिया हुआ है वृद्धाश्रम के रूप में, आपने अनाथों को आश्रय दिया हुआ अनाथालय के रूप में, आपने महिलाओं को आश्रय दिया हुआ है महिला आश्रम के रूप में। जितनी भी आश्रय देने वाली संस्थाएं हैं, यानी कि अकोमोडेशन फैसिलिटीज के साथ बेनिफिशरीज को, समाज को सेवाएं देने वाली जितनी भी संस्थाएं हैं, उनको सरकारी जगह अलॉट होनी चाहिए। क्या यह डिमांड सही है? जितनी भी संस्थाएं अकोमोडेशन फैसिलिटीज के साथ समाज में अपनी सेवाएं दे रही हों, समाज को किसी भी रूप से फायदा पहुंचा रही हूं, चाहे महिला आश्रम खोलकर, चाहे वृद्धाश्रम खोलकर, चाहे अनाथाश्रम खोलकर, चाहे गौशाला खोलकर, चाहे नंदीग्राम खोलकर, वटेवर, चाहे गर्मागृह खोलकर, इवन देन शॉर्ट स्टे होम भी अगर किसी ने खोल रखा है, तो उसको भी सरकार उसके कार्यों के अनुसार जगह अलॉट करे। अगर आपके यहां पर आप SC ST या अन्य बच्चों के लिए फ्री स्कूल चला रहे हैं, तो उसके लिए सरकार जगह अलॉट करे। सामाजिक संस्थाओं से कई बार वार्षिक लेखा जोखा, यानी कि जिसे हम ऑडिट्स कहते हैं, या अपना हिसाब देना होता है, उसे देने में कई बार देरी हो जाती है। कई बार बहुत सारे कारण हो जाते हैं। ऐसे में चाहे वो सेक्शन 8 के रूप में मान लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, सरकार ने पेनल्टीज लगाई हुई हैं देरी पर। अच्छी है, क्योंकि अगर पेनल्टीज नहीं होंगी तो लोग अपने काम को समय से नहीं करेंगे, मैं बिल्कुल समर्थन करता हूं। लेकिन साहब वो पेनल्टी का अमाउंट इतना ना हो। लॉकडाउन की तरह अगर आपने मास्क नहीं लगा रखा, 10,000 का चालान। यार 10,000 क्या होता है पता है आपको? एक मध्यम वर्गीय परिवार का पूरा महीने का खर्चा होता है 10,000 रुपए। आज की डेट में भी एक वाहन के अंदर आप जो है एक लाइसेंस लेकर या एक पॉल्यूशन लेकर या एक इंश्योरेंस सर्टिफिकेट आप लेकर मत चलिए। 10,000, 5,000, 15,000 का चालान है। एक आम परिवार के लिए बहुत कुछ होता है सर, 10,000 रुपए, 15,000 रुपए। ये जो पेनल्टीज लगाई जाती हैं सरकार के द्वारा, वो सही हैं,
लेकिन इसकी जो निधि है, इसकी जो राशि है सामाजिक संस्थाओं के लिए, उसको न्यूनतम किया जाए, उसको न्यूनतम किया जाए। इसके साथ साथ एक डिमांड और जो हमारे पास स्पेशली कुछ राज्यों से आई हैं, कुछ राज्यों में संस्थाओं के लिए विशेष धाराएं लगाई गई हैं, जैसे मध्य प्रदेश के अंदर धारा 21 और 22, जिसकी वजह से संस्थाओं को अपने डॉक्यूमेंटेशन के कार्यों में बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं, जैसे कि मुंबई ट्रस्ट एक्ट। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जहां पर बहुत सारी अनियमितताएं हैं। इन अनियमितताओं को तत्काल रूप से समाप्त किया जाए। इन अनियमितताओं को तत्काल रूप से समाप्त किया जाए। एक महत्वपूर्ण डिमांड शायद काफी लोगों को अच्छी लगेगी। एक सामाजिक संस्थान के लिए जो एक और महत्वपूर्ण डिमांड हमारी परसों की मीटिंग के बाद आई है, एक सामाजिक संस्था का मतलब क्या होता है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, राइट। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हुआ? वो डोनेशन लेकर काम करेगी, राइट। जब सबको पता है कि ये ट्रस्ट है, ये सोसाइटी है, ये सेक्शन 8 है, क्या आप 12A और एटीजी प्राइवेट लिमिटेड को भी देते हो क्या? क्या आप 12A और एटीजी जो ये मॉल खोल के बैठे इनको भी दे रहे हो क्या? नहीं ना। क्या 12A एटीजी दुकान वाले को भी बांटते हो क्या? क्या सरकार 12A एटीजी पनवाड़ी को भी देती है क्या? जब टैक्स एग्जेम्पशन संस्थाओं के लिए नामित चीज है, तो उसके रजिस्ट्रेशन का डोंडरा क्यों बनाया गया? संस्थाओं को लूटने के लिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बैठे हुए कुछ धूर्तों में पैसा बंटवाने के लिए। आपसे तनख्वाह नहीं दी जा रही क्या? तो इनकम टैक्स का वो डिपार्टमेंट बंद कर दो। अगर आपसे तनख्वाह नहीं दी जा रही तो इनकम टैक्स का वो डिपार्टमेंट बंद कर दो। और अगर इनकम टैक्स कमिश्नर का घर नहीं चल रहा हो तो अपने बच्चों को हमारे पास छोड़ दे, संस्थाएं एडॉप्ट कर लेंगी। अगर इनकम टैक्स कमिश्नर का घर नहीं चल रहा हो तो अपने बच्चों को हम संस्थाओं के पास भेज दे, हम पाल लेंगे सर। लेकिन 12A एटीजी के नाम पर ये जो लूट बनाई गई है उसको बंद किया जाए तत्काल रूप से। और सबसे पहली तो ये 12A एटीजी का जो प्रोविजन लागू किया गया है ना, मैं तो कह रहा हूं यही खत्म कर देना चाहिए। क्योंकि क्या आप पनवाड़ी को भी 12A एटीजी देते हो? क्या आप किराना के दुकानदार को भी 12A एटीजी देते हो? क्या आप मॉल वाले को भी 12A एटीजी देते हो? नहीं ना। जब ये चीज संस्थाओं के लिए आरक्षित है तो संस्थाओं को आवेदन करने की आवश्यकता क्यों होनी चाहिए भैया? है भाई? भाई हम जन्म लेते हैं, जन्म लेते ही हमारी एक आईडी बन जाती है, हमें आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र मिल जाता है। खुदा ना खास्ता अगर भगवान ने हमारे अंगों में कोई विकार किया है तो हमें सूचना देनी होती है, भाई उनका एक पीडब्ल्यूडी, पर्सन विद डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट बन जाता है, राइट। तो हम पेंशन के भागी हो जाते हैं, हम पीडब्ल्यूडी कहलाते हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी। यार हमने एक संस्था खोल ली है, सर्टिफिकेट ले लिया ना। कल तक हम समाज सेवी थे। जैसे एक बच्चा जन्म लेता है, एक इंसान होता है, उसके पास आधार कार्ड होता है। हम भी एक समाज सेवी थे, हमारे पास आधार कार्ड था, हमारे पास एक समाज सेवी का एक टैग था। हमने अपने आप को रजिस्टर्ड कर दिया किसमें? ट्रस्ट सोसाइटी है सेक्शन 8 में, राइट। एफसीजी में, एफपीओज में, सीपीओज में, सीबीओज में, राइट। यानी कि एक तरीके से हमने बताया ना कि हमारे अंदर एक विकलांगता है, हमें पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट मिलता है। ऐसे ही हमें एक सर्टिफिकेट मिल गया ना कि हम संस्थान है।
तो फिर ये 12 और एटीजी का नाटक क्यों? क्यों भाई? क्यों? जब सरकार से आप, कभी आपने वो सुना है अबॉर्शन के बारे में? सबने सुना होगा। कई बार क्या होता है, माँ बाप के साथ कुछ दिक्कतें हो जाती हैं या जच्चा के साथ दिक्कत हो जाती है, और उसे अगर बच्चे को अबॉर्ट करना हो तो सरकार का बड़ा प्रोटोकॉल है उसके ऊपर। एक एमबीबीएस डॉक्टर जब तक साइन नहीं करेगा तब तक उसे वो गोलियां नहीं मिलती हैं। एक डॉक्टर में, एक डॉक्टर के लिखे बिना वो प्रिस्क्रिप्शन वाली दवाइयां आपको नहीं मिलती। बहुत सारी दवाइयां होती हैं जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के आपको मिलती ही नहीं है। राइट? राइट? आपको व्हीकल सड़क पे चलाना है तो आपके पास हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट होनी चाहिए, उसके बिना आपका चालान हो जाएगा। तो भैया जब सामाजिक संस्थाएं काम कर रही हैं और उनको उनके किसी काम के लिए सरकार से या लोगों से फंड मिल रहा है या विदेश से भी फंड मिल रहा हो, मैं तो एफसीआरए को भी इसमें इंक्लूड करता हूं, तो सरकार एक कमेटी बनाए, संस्था से उसकी रिपोर्ट पूछे कि ये पैसा उसको किस लिए दिया जा रहा है। वो रिपोर्ट, वो जो कमेटी अगर संतुष्ट है, उसके कार्य अगर संतुष्ट है, और कमेटी का रोल आए बाद में, पहले लोकल स्तर पर डीएम डीईसी जो भी हैं इनको अथॉरिटी दी जाए, लिखित रूप से परिवेश हो उसका, लिखित रूप से सारे बिल जमा करवाए सरकार। अगर तब अनियमितताएं मिले उसको हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट कर दो। अगर एक बार भी हमने ग्रांट ली और उसको अपने यूटिलाइजेशन में अनियमितता अगर मिलती है तो हमें ब्लैक लिस्ट कर दो उस एफसीआरए ग्रांट से। लेकिन एफसीआरए ग्रांट लेने के लिए ये जो पैसे लेना, दौड़ाना, फालतू के लोगों को बैठाना, उनके माध्यम से उगाही करवाना, ये डोंडरेबाजी क्यों है भाई? सामाजिक संस्थाएं काम अच्छा करेंगी तो डोनेशन आएगा। क्या आपको राम मंदिर के लिए डोनेशन नहीं आ रहा? वो सरकार का है तो इसलिए कोई कुछ नहीं बोलेगा। उसके लिए 3,000 करोड़ अलाउड हैं। सामाजिक संस्थाओं को भाई साहब 1 लाख भी लेना है अगर विदेश से, तो एफसीआरए होना चाहिए। एफसीआरए होना चाहिए फिर तो। आपकी पार्टियों में, राजनीतिक पार्टियों को विदेश से चंदा आता है, वहां एफसीआरए नहीं चाहिए साहब। और चाहिए तो आपका पास हो जाता है, कोई ब्लॉकेज नहीं, कोई अनियमितता नहीं। आपका तो सारा हिसाब, भाई मेरे कुबेर जी भी क्या हिसाब लिखते होंगे? हैं? कुबेर जी भी क्या हिसाब रखते होंगे, लक्ष्मी जी का, है ना? आपका हिसाब सही है, संस्थाओं का हिसाब गलत है। ये जो कंपलसरी चीजें हैं जो सिर्फ और सिर्फ सामाजिक क्षेत्र के लिए प्रतिबंधित हैं, उन्हें सामाजिक क्षेत्र को निर्बाध्य रूप से प्रदान किया जाए। 1280 पनवाड़ियों के लिए नहीं है, संस्थाओं के लिए तो हमें मिले। हमारे रजिस्ट्रेशन के बाद आवश्यकता ही ना हो किसी टैक्स एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट की। हमारा अपना सर्टिफिकेट दैट वी आर ए सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ये पर्याप्त हो हमारे डोनेशन स्लिप के लिए कि आपको उस डोनेशन स्लिप पर टैक्स की छूट अवेलेबल हो। जो प्रक्रिया 10 सॉरी 80IB की जो प्रक्रिया थी, लोगों के पास 80G होता है, उसमें 50% की हम टैक्स रिबेट देते हैं। 80IB या जिसे लोग 81B कह देते हैं, जिसके अंदर संस्थाएं अपने डोनर्स को 100% टैक्स की छूट दे सकती हैं, उस प्रक्रिया को और ज्यादा सरल और सहज बनाया जाए। क्योंकि हमारी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो बहुत शानदार वर्क कर रही हैं। उन संस्थाओं को 80IB की जो सुविधा है, यानी कि अपने डोनर्स को 100% टैक्स रिबेट देने की जो सुविधा है, वो उसकी प्रक्रिया, उसके मानक, उसकी योग्यताएं, उसकी अर्हताओं को और सरल बनाया जाए। ये सभी डिमांड्स राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के बैनर तले आज दिनांक से सोशल मीडिया
और आगे आने वाले समय में रैलीज और प्रदर्शन, वॉक और जगह जगह जो है विरोध प्रदर्शन के रूप में, धरना प्रदर्शन के रूप में, ये सभी डिमांड्स के लिए एक व्यापक रूपरेखा बनाई जानी है। जी सर, 81B, इसको 80 एक्चुअली 81B नहीं होता, 80I भी होता है। 80 के बाद आई वाला कॉलम लगा होता है, फिर बी होता है। तो ये जो डिमांड्स हैं, इसके लिए हमें जो अपनी लड़ाई लड़नी है, उसके लिए एक बड़ी रणनीति बनाने की आवश्यकता है। और इस रणनीति के लिए राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ एक प्रकोष्ठ का गठन करने जा रहा है, जिसके अंदर सभी संबद्ध संस्थाओं को एक सुनियोजित पद आवंटित किया जाना तय कर दिया गया है। आपको एक लेटर अलॉट होगा, अगर आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध हैं, आपको एक लेटर अलॉट होगा जिस पर आपकी फोटो, आपकी संस्था का नाम होगा, और आपको आपके राज्य का एक प्रभार दिया जाएगा। जो संस्थाएं राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध नहीं है, उसे इस अभियान का एक हिस्सा मानते हुए एक कार्ड अलॉट किया जाएगा, जिस पर सिर्फ और सिर्फ संस्था का नाम अंकित होगा, आपकी फोटो या ऐसा कुछ भी एडिशनल चीज उसमें फीचर नहीं होगा। ये सभी चीज अलॉट की जाएंगी और आपको आपके क्षेत्र में कार्य करने या क्षेत्र की जो लोकल संस्थाएं, उनको अपने साथ इस मुहिम में जोड़ने का अधिकार दिया जाएगा, जबकि संबद्ध संस्थाओं को उनके राज्य स्तर पर संस्थाओं के साथ बात करने, जगह जगह मीटिंग करने, उनके लिए अनुमोदन दिया जाएगा, उनके लिए जो भी आवश्यक सेवाएं हैं वो मुहैया कराई जाएंगी। ध्यान रखिएगा, ये सब कुछ हमें अपने खुद के फंड से करना है, जो भी हम बैठक कर रहे हैं, लेकिन सभी की तरफ से एक कलेक्टिव फंडरेजिंग कैंपेन इसके लिए जरूर चलाया जाएगा। जब एक राजनीतिक पार्टी को खड़ा करने के लिए लोग चंदा दे सकते हैं, तो सामाजिक संस्थाओं की इस लड़ाई के लिए भी लोग अपनी सहभागिता जरूर देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लड़ाई हम उनके लिए लड़ रहे हैं। क्योंकि अगर सामाजिक संस्थाएं नहीं होंगी तो उनकी हक की लड़ाई को फिर कोई और नहीं लड़ पाएगा। तो इसमें आम जन की भागीदारी के लिए हम उनसे भी अपील करेंगे। उसके लिए मैं आप सभी लोगों को मनोनीत करता हूं, आमंत्रित करता हूं। जो भी साथी संस्थाएं राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की सदस्य संस्थाएं हैं, वो अपने एफिलिएशन लेटर, आपकी एक फोटो और आपकी संस्था का नाम और लोगो को राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के हेल्पलाइन नंबर 9991997003 पर प्रेषित करें। शाम को 6 से 7 बजे के बीच में आपको आपका लेटर जो है ईमेल के माध्यम से और 7 दिनों के अंदर आपके पते पर डाक के माध्यम से प्रेषित करवा दिया जाएगा। और उस लेटर के साथ में एक पोस्टर भी आपको दिया जाएगा, जिसे आपको पोस्टर के रूप में या आप चाहे तो उसको फ्लेक्स के रूप में आपको जो है प्रिंट कराना होगा, और उसके साथ आपकी एक सेल्फी आपको जो है राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के फेसबुक ग्रुप में आपको अपलोड करनी होगी, जिससे संबंधित सभी दिशा निर्देश आपको लेटर के साथ ही मेल कर दिए जाएंगे। तो जितने भी राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध संस्थाएं हैं, मेरा उनसे आग्रह है कि आपको आपके राज्य में एक सुनियोजित पद दिया जा रहा है, जिसके लिए आपकी फोटो, संस्था का नाम, संस्था का लोगो और आपका राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का संबद्धता प्रमाण पत्र आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की हेल्पलाइन नंबर 9991997003 पर प्रेषित करें। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध संस्थाएं इस लड़ाई को एक क्रांति के रूप में बदलने के लिए आप लोगों को एक क्रांतिवीर की एक भूमिका दी जा रही है, जिसमें आप लोगों को आपके क्षेत्रीय, आपके राज्य में एक सुनियोजित पद दिया जाना है, जिसके लिए आपका राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्धता प्रमाण पत्र, आपकी फोटो, संस्था का नाम, संस्था का लोगो आप हमें आवश्यक रूप से प्रेषित कर दें राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर पर 9991997003 पर व्हाट्सएप के माध्यम से।
आपको सुबह 11 बजे तक अगर आपने प्रेषित कर दिया है तो उसी दिन शाम को 6 से 7 के बीच में आपका लेटर और अन्य जो पोस्टर या मटेरियल है वो आपको शाम 6 से 7 के बीच में मिल जाया करेगा। अगर आपने 11 बजे के बाद प्रेषित किया है, सुबह 11 बजे के बाद भेजा है, तो अगले दिन 6 से 7 के बीच में आपको जो है लेटर या अन्य जो फॉर्मेलिटीज आपको प्रेषित की जाएंगी। जो संस्थाएं राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ परिवार का हिस्सा नहीं है, जो संस्थाएं राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ परिवार का हिस्सा नहीं है, वो संस्थाएं अपनी संस्था का नाम और संस्था का लोगो, वहां पर सिर्फ फोटो अलाउड नहीं है आपकी, संस्था का नाम और संस्था का लोगो हमें प्रेषित कर दें। आपको आपके क्षेत्र की, यानी कि जिस संभाग में या जिस ब्लॉक के अंदर आपकी संस्था रजिस्टर्ड है, आपको उस ब्लॉक की एक ऑथेंटिक या आइडेंटिक जो है आपको एक पद आपको ऑफर किया जाएगा राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के लिए। लेकिन वो पद सिर्फ और सिर्फ इस क्रांति, इस लड़ाई के लिए रहेगा। वहां पर आपकी भूमिका एक क्रांतिवीर की रहेगी, ना कि एक पद की। तो वहां पर एक क्रांतिवीर भूमिका में आपको एक लेटर अलॉट किया जाएगा महासंघ की ओर से, जिसको मेल के माध्यम से आपको सिर्फ प्रेषित किया जाएगा। वहां पर डाक की भूमिका नहीं रखी गई है गैर सम्मत संस्थाओं के लिए। आपको मेल के माध्यम से प्रेषित किया जाएगा, जिसको आपको प्रिंट कराना है। टीम से मेरा निवेदन है, हेल्पलाइन नंबर जो है ग्रुप में भेज दीजिएगा, मीटिंग चैट बॉक्स के अंदर भेज दीजिएगा। आपको प्रिंट कराना है और आपको एक सेल्फी लेते हो जिसमें आपका चेहरे से नीचे वो पोस्टर होना चाहिए, और उसे आपको राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के फेसबुक पेज पर अपलोड करना है। हैशटैग से संबंधित सारी जानकारियां आपको उस मेल में प्रेषित कर दी जाएंगी। और उम्मीद रहेगी कि आने आने वाले जितने भी हमारे बड़े बड़े इवेंट्स रहेंगे या ऑर्गेनाइजेशन रहेंगे, जो भी हम फंड रेजिंग इवेंट्स या जो कुछ भी हम करते हैं, उन सभी में हम आप सभी लोगों की भूमिकाओं को तय करें। जी हाँ सर, आचार संहिता काफी जगह लग चुकी है, और हेल्पलाइन नंबर आप लोगों को जो है चैट बॉक्स के अंदर दे दिया गया है, जिस पर आपको अपनी डिटेल्स व्हाट्सएप करनी है। संबद्ध संस्थाएं, ध्यान से नोट कर लीजिएगा, संबद्ध संस्थाएं 4 एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस में टैग कर दे रहा हूं। 4 एफिलिएटेड एनजीओज, आपका फोटो, योर फोटो, ध्यान रखिएगा आपका फोटो आपको देना है, प्लस एनजीओ लोगो, प्लस एनजीओ नेम आपको प्रेषित करना है हमें आपके एफिलिएशन लेटर के साथ में, प्लस और नॉन एफिलिएटेड एनजीओज, नॉन एफिलिएटेड एनजीओज के लिए आपको आपकी संस्था का नेम और संस्था का लोगो प्रेषित करना है आपको दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर, जो कि आपके समक्ष जो है प्रेषित कर दिया गया है। और पूरी जानकारी लिखित रूप से आपको जो है प्रोवाइड कर दी गई है चैट बॉक्स के अंदर राइट नाउ, भेज दिया गया। सर चेक कर लीजिएगा सभी लोग। टीम से मेरा निवेदन है, कॉपी करके एक आधी बार और पेस्ट कर दीजिएगा। सभी प्रविष्टियां, जितने भी एंट्रीज हैं, उनके लिए निर्धारित समय 21 तारीख रखा गया है, यानी कि आपको अपनी ये प्रविष्टियां 21 अक्टूबर तक हमें हर हाल में सबमिट कर देनी है। 22 तारीख को एक विशेष मीटिंग रखी जाएगी सभी प्रतिनिधियों को उनके पद के अनुसार, और आगे की रूपरेखा या आगे की रणनीति के लिए आपको भी अपने विचार लिखकर लेकर आने हैं, और एक जो है सम्मिलित गोष्ठी आयोजित की जाएगी। हो सकता है वो मीटिंग घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे तक चले। वहां आपके विचार लिए जाएंगे कि आपने क्या रणनीति तय की है, और वहां राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के विचार भी सुने जाएंगे कि संस्थाओं ने वहां लिखित रूप में अपने क्या विचार भेजे और आगे की हमारी रणनीति क्या रहेगी। एनएनएफ एफिलिएशन क्या है सर? सर, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के साथ कुछ संस्थाएं
जो है आधिकारिक रूप से जुड़ी हुई होती हैं उसे एनएनएफ एफिलिएशन कहा जाता है। यानी कि एक संगठन के अंदर जब आप उस संगठन की जो भी कंट्रीब्यूशन चार्जेस हैं, कोई एक मेंबरशिप फीस जिसे हम कहते हैं, आप इसे मेंबरशिप फीस समझ सकते हैं, तो एक कंट्रीब्यूशन रखा जाता है। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ जो जानकारियां आपको देता है, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के द्वारा डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आपको दिए जाते हैं यूज करने के लिए, चाहे वो क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म हो, चाहे यूट्यूब चैनल हो, मीटिंग्स हो, वेबिनार्स हो, सेमिनार्स हो, बहुत सारी सुविधाएं आपको दी जाती हैं। उन सुविधाओं के लिए राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ आपसे एक सालाना रूप से जो है 3 साल का के लिए या लाइफ टाइम के लिए एक शुल्क लेता है आपसे, सहयोग शुल्क के रूप में। उस शुल्क को देने के बाद जब आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से एफिलिएट होते हैं तो आपको एक एफिलिएशन सर्टिफिकेट मिलता है, जो कि आपके कई ग्रांटों में भी काम आता है। यानी कि जब आपने देखा होगा कई ग्रांटों के अंदर पूछा जाता है कि आप कहीं से एफिलिएटेड है क्या, उसका आप एफिलिएशन सर्टिफिकेट ला सकते हैं, तो एफिलिएशन सर्टिफिकेट वो कई ग्रांटों में भी काम आता है। तो वो एफिलिएशन सर्टिफिकेट को ही यहाँ पर एनएनएफ एफिलिएटेड एनजीओ कहा गया है। यानी कि वो संस्थाएं जो आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के साथ जुड़ी हुई हैं, जो एनजीओ नेशनल एनजीओ फेडरेशन, एनएफ का मतलब है नेशनल एनजीओ फेडरेशन, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के साथ, नेशनल एनजीओ फेडरेशन के साथ जो आधिकारिक रूप से संबंध जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, उनके लिए वो लेटर मांगा गया है। उम्मीद करता हूं आप अपनी प्रविष्टियां 21 तारीख तक हर हालत में जमा कर देंगे। उसके बाद किसी भी प्रविष्टि पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। इस कैंपेन को बहुत बड़े स्केल पर फंड रेजिंग भी की जाएगी, जिसके लिए एक सार्वजनिक अकाउंट दिया जाएगा, जिसका एक्सेस सभी लोगों के पास होगा। यानी कि प्लेटफॉर्म जो क्रिएट होगा, उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही फंड रेजिंग की जाएगी, और वो प्लेटफॉर्म आप सभी के एक्सेस में होगा। और उस एक्सेस का, उस प्लेटफॉर्म से जनरेटेड जो भी फंड्स होगा, वो सभी प्रदेशों में जो भी हमारे अधिकारी होंगे, उन अधिकारियों को, यानी कि प्रदेश अध्यक्षों को सम्मिलित, मतलब जो है इक्वल रूप से जो है डिवाइड किया जाएगा, और उनकी भूमिका तय की जाएगी कि उनको आगे जिला में किस रूप से या कितना अंश उसका जो है डिस्ट्रीब्यूट करना है मीटिंग्स के लिए या अन्य खर्चों के में सहायता के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों की प्रविष्टियां हमारे पास 21 अक्टूबर तक जमा हो जाएंगी। इस वीडियो को आप अगर चैनल पर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो तत्काल रूप से आपको जो है ये प्रविष्टियां आपको जो है सबमिट कर देनी है। राजेश कुमार शुक्ला जी, आप मुझे एक बार व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं एक बार चेक करवा लूंगा। उम्मीद करता हूं आपको आज जिस उद्देश्य के साथ इस मीटिंग में आमंत्रित किया गया था, आप इस उद्देश्य को अपना खुद का उद्देश्य समझते हुए आगे इस लड़ाई को हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। और पोस्टर्स जो है वो आपको खुद आपकी संस्था के नाम के दिए जाएंगे। और ध्यान रखिएगा, जो फोटो आप हमें भेजेंगे वही फोटो पोस्टर्स या बैनर्स पर प्रकाशित की जाएगी। इसलिए अगर आपको समय चाहिए तो समय लीजिए। आपने शायद मेरा पोस्टर देखा होगा या मेरी फोटो वहां पर देखी होगी, आप चाहें तो अपना एक फोटो वैसा हमें भेज सकते हैं। कोशिश कीजिएगा जो फोटो आप हमें भेजें वो फोन के द्वारा खींची हुई ना हो, आप उसे फोटोग्राफर से प्लेन बैकग्राउंड पर खिंचवा कर भेजिएगा, जिससे कि हमें उसे एडिट करने में आसानी मिले। मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस मीटिंग को समापन की ओर लेकर जाता हूं। और समापन के लिए मैं माननीय अध्यक्ष महोदय को जो है एक बार आमंत्रित करना चाहूंगा कि माननीय अध्यक्ष महोदय अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज सर अब इस मीटिंग को औपचारिक शब्दों के साथ जो है एंडिंग की ओर लेकर चलें। थैंक यू सर। सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, अभी आपने माननीय श्री यादव जी को सुना। देखिए, जो राजनीतिक दल, जो जितने भी राजनीतिक दल, देखिए वो अपने भत्तों लेने में सभी लोग समान हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि पंजाब में भगवंत मान सरकार ने आते ही एक बिल पास करा था कि जो सांसद, यानी जो एमपी एमएलए, या अगर 4 बार बन जाता है एमएलए, तो उसको 4 बार की पेंशन मिलती है। इस बात से हम सब लोग अनभिज्ञ हैं अभी भी कि जो आदमी पहले विधायक बन गया, फिर वो एमपी बन गया, वो विधायक की भी उसको पेंशन मिलती है और एमपी की भी उसको पेंशन मिलती है। अगर वो 4 बार विधायक बना है तो उसको 4 बार विधायक की पेंशन मिलेगी, उसके बाद उसको एमपी की मिलेगी। सरकार का कितना रेवेन्यू इस और किसी राजनीतिक पार्टी का वो नहीं ध्यान गया। उस सरकार अपने सभी उनको विधायक को एमपी को देने के लिए किसी भी तरीके का कंप्रोमाइज कर लेती है। मगर जैसा सर ने अभी बताया, मगर जहाँ एनजीओ की बात आती है, एनजीओ को देने के लिए बस उसके पास फिर साधन ही नहीं होते।
उसके बाद फंड्स की कमी आ जाती है। तो साथियों बहुत जरूरी है, नहीं तो आने वाले दिनों में एनजीओ का वर्चस्व खत्म हो जाएगा। अभी कुछ वर्चस्व है आप लोगों का, आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, मगर अगर ये हमने आवाज नहीं उठाई, अपने हक की आवाज नहीं उठाई, तो दूसरा कोई उठाने नहीं आएगा। हमें अपने लिए खुद लड़ना पड़ेगा, खुद कुछ करना पड़ेगा। हमें अपने उनके लिए अधिकार, देखिए अभी अभी अगर हम इस बात को कहें, जो सर ने अभी आंगनवाड़ी और के बालवाड़ी और आंगनवाड़ी के लिए कहा, सर इसमें विमेन WCD विमेन चाइल्ड मिनिस्ट्री से एक रूल बिल्कुल पास है कि भाई उसका कुछ परसेंटेज आंगनवाड़ी जो है संस्था को मिलेगी, मगर जो रूल है उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता, उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करा जाता। मैंने खुद हमारी संस्था को 3 साल पहले उस रूल को लेकर काफी सर हमने लिखा पढ़ी कही थी। हम उस समय के जो मंत्री थी माननीय मोदी गवर्नमेंट कृष्णा तीरथ जी, उनसे भी मुलाकात हुई थी। उनके जो पर्सनल PA थे मिस्टर जनरल सिंह, उनके पास डेलीगेशन लेके गए थे कि जिस सर ये जो NGO है इनको आंगनवाड़ी सेंटर्स आपके मंत्रालय का ही ऑर्डर है और आप हमें ये दीजिए, मगर उन्होंने उसको भी लिपापोती कर दी, क्योंकि कुछ उनका अपना वो होता है, कुछ पर्सनल इंटरेस्ट होता है सर। तो इसलिए साथियों आपसे पुनः अनुरोध है कि सर ने जो 21 तारीख की आपको डेडलाइन दी है, आप उसको अपनी प्रविष्टियां, देखिए आपसे कुछ नहीं मांगा, आपकी फोटोज, ये बहुत अच्छी बात सर ने रिमाइंड करा कि भाई फोटोज जो है ऐसा ना हो सेल्फी खींच ले, नहीं सर, या सेल्फी ना खींचे, क्योंकि जब हम उसको पोस्टर पे करेंगे तो उसकी क्वालिटी क्लियर नहीं आएगी, उसके पिक्सल फट जाएंगे। आप उससे को फोटोग्राफर से करवाएं। एक अच्छी मुहिम अगर हम एक नेक कार्य के लिए कर रहे हैं तो फोटो खिंचवाने में कोई बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगता, हम इतना पैसा तो वहन कर ही सकते हैं। एक फोटो वो आपकी और भी काम आएगी, ये नहीं है कि वो राष्ट्रीय NGO महासंघ के ही काम आएगी, एक आपके पास यादगार भी रहेगी। उससे पहले भी संस्था ने कई समय समय पर इस तरह की मुहिम निकालते रहते हैं महासंघ। तो आप लोगों से पुनः अनुरोध है कि आप 21 तारीख और 21 तारीख का वेट ना करें, जल्दी से जल्दी, ये नहीं कि सर ने 21 का है तो 21, सर 21 का वेट ना करें, जल्दी से जल्दी। सर अभी अपनी फोटो भी दिखा रहे हैं, अब आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इस तरीके से हम अपनी फोटोज वगैरह को भेजें और जल्दी से जल्दी भेजें, तो जैसे इसको हम शुभारंभ कर सकते हैं। अगर आप लोग अगर साथ हैं तो सर दिखावटी रूप में साथ न रहें, तन मन, और सर यहाँ धन की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि किसी भी मुहिम को करने के लिए तन मन धन, हम आपसे बहुत ज्यादा धन नहीं मांग रहे, धन का व्यवस्था हम इधर से भी कर लेंगे, मगर आपका एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन, सर एक छोटा कंट्रीब्यूशन मैं सर से अनुरोध करूंगा कि जो भी संस्था है एक छोटा सा, चाहे कितना भी, मात्र एक न्यूनतम से न्यूनतम एक छोटा सा शुल्क जरूर इसमें रखें सभी संस्थाओं के लिए। सर माफी चाहूंगा सर। एक्चुअली संस्थाओं के लिए जब कोर टीम से बात हुई थी मेरी, तो वहां पर हम्म। कोर टीम भी ये बात कह रहे थे, लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज आई थी और उसको हम्म। सराहा भी है कोर टीम ने। हर एक संस्था अपने लोकल स्तर पर लोगों से बात भी करेगी, लोकल हम्म। एनजीओ के साथ मीटिंग भी करेगी, तो ऑब्वियस सी बात है वहां मीटिंग के लिए बुलाने में चाय नाश्ता बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं। तो उन्होंने जो मीटिंग की, जितनी संस्थाओं को इस मुहिम ठीक। में जोड़ा, वही उनका कंट्रीब्यूशन है। ओके ओके ओके, ठीक ठीक ठीक। सर देखिए जो मन में अब आपने बता दिया, ठीक है सर, ये मन में एक विचार था, तो क्योंकि हम महासंघ है सर, हम जब सबको ओपन प्लेटफॉर्म इसीलिए देते हैं ना कि अपनी बात रख सकें। तो बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ठीक है सर, आपने बता दिया, ठीक है, फिर अभी बस अब आप लोगों से अनुरोध है 21 तारीख से पहले, 21 का वेट ना करें। आज 15 हो गई है सर, विजिट 2 और 3 या 3 दिन में हम कल फोटो खिंचवा लें, कल नहीं खिंचवा सकते परसों खिंचवा लें, और 2 बुध या बृहस्पति तक हम अपनी ये सारी अपनी प्रविष्टियां भेज दें, जिससे इसको और भी आगे इस पर कुछ विचार करा जा सके। आप लोग के पास कोई और सुझाव हो, आप महासंघ को लिखिए, महासंघ के व्हाट्सएप नंबर पे, हेल्पलाइन नंबर पे आप बताएं कि और क्या इसको और बेहतर कर सकते हैं, और इसमें आपकी और क्या भूमिका, आप कुछ साथी और भी इससे बढ़ चढ़ के अगर साथ देना चाहें तो उनका स्वागत है, आप आइए। कोई इसमें हमें महासंघ का नहीं, आपकी फोटो इसीलिए लगाई जा रही है कि ये जो हक है ये आपका है, ये लड़ाई आपकी है, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए, क्योंकि आपने एक समाज सेवा की फील्ड चुनी है, और समाज सेवा की फील्ड चुनी है, तो इसलिए इस हक की आवाज की आपकी है, इसलिए आपका फोटो लगाया जा रहा है। आप सभी साथियों, काफी समय हो गया है, आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। ओवर टू यादव जी, धन्यवाद।
बिल्कुल सर, आपकी फोटोज बताने का मेरा तात्पर्य यही था कि यहाँ पर बैनर पर, पोस्टर्स पर फोटो, मेन फोटो आपकी ही रहेगी। नीचे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की शायद फोटो लग जाए, एक दो लोगों की, मान लीजिए किसी पोस्टर पर मेरी फोटो है, नीचे की तरफ छोटी सी फोटो, या माननीय अध्यक्ष महोदय की किसी पोस्टर पर, या मान लीजिए आपके क्षेत्र में कोई कोई राज्य अध्यक्ष हैं, उनकी फोटो हो सकती है। तो आपकी फोटो मेन आइकन रहेगी, ध्यान रखिएगा। इसलिए जो भी आप अपनी फोटो भेजें, सोच समझ के भेजिएगा। कोशिश कीजिए, ज्यादा उतावलापन ठीक नहीं है। कल दुकानदार के पास जाना है आपको, एक फोटोग्राफर के पास, उसे 10 20 50 रुपए देने हैं आपको, और वो आपकी बेहतरीन से 2 3 फोटो खींच देगा, उनसे आप पेन ड्राइव में लेकर आ जाइए, दैट्स इट, हमें भेज दीजिए। तो अपनी फोटो, आपका एक आइडेंटिकल चेहरा होता है। आपके क्षेत्र में लोग आपको जानते हैं, मुझे नहीं जानते, अध्यक्ष महोदय को नहीं जानते, राइट? तो आप अपने क्षेत्र में आइडेंटिकल चेहरा हैं। आपके माध्यम से वो चीज, आपके माध्यम से वो आवाज, आपके लोकल प्रतिनिधि, जो आपके जनसेवक हैं, या आपके एमएलए हुए या एमसी हुए, जो भी हैं, वहां वो लोग आपको जानते, तो आपका चेहरा आइडेंटिकल है, ना कि मेरा, राइट? तो वहां पर मुझे आपके चेहरे की आवश्यकता है। जो भी पोस्टर्स या जो भी कैंपेन्स आपको दिए जाएंगे, वो आपके चेहरे पर दिए जाएंगे। वहां एडिशनल रूप में, आपके सहयोग के रूप में, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का नाम होगा, और राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के किसी कुछ नहीं। प्रतिनिधि का फोटो जरूर हो सकता है, लेकिन हाँ। वहां पर मेन प्रतिक्रिया, मेन चीज जो है वो आपकी है। तो प्लीज मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध जो भी संस्थाएं हैं, जब वो अपना फोटो भेजें, अपने किसी भी अध्यक्ष का, कोषाध्यक्ष का, सचिव का अगर आप फोटो भेजते हैं, तो आप अपनी फोटो को फोटोग्राफर से खिंचवाकर, और उसमें जो भी आपको चेंजेस लगते हैं, जैसे ब्राइटनेस बढ़वानी है, जो भी कुछ करवाना पड़ेगा, जो फोटोग्राफर का एक नियम होता है, वो करके देता है उसको, तो वो करवा के आप मुझे अपनी जो मेन जो मास्टर फोटो है वही पहुंचाइएगा। सभी साथियों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने हक की लड़ाई के लिए जागरूक हैं, अपनी संस्था के लिए जागरूक हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग इसी प्रकार से इस मुहिम को आगे लेकर चलेंगे। इस मुहिम में अभी तो सर कुछ भी नहीं है, अभी तो सिर्फ तैयारी भी नहीं हुई है। अभी पद आवंटित किए जाएंगे, उसके बाद एक रणनीति तय की जाएगी। यूट्यूब हैशटैग, पोस्ट सॉरी जो है इंस्टाग्राम ट्विटर हैशटैग्स का एक मुहिम लगाई जाएगी। उसके बाद बैठकों का दौर होगा, उसके बाद मार्च, कैंडल मार्च, प्रोटेस्ट, बहुत कुछ करना है सर। और यकीन मानिए, ये जितनी भी गतिविधियां आपसे कराई जाएंगी, ये आपको किसी मुकाम तक लेकर जाए ना जाए, लेकिन आपके क्षेत्र में आपकी पहचान को बड़ा सॉलिड कर देंगे। क्योंकि जब क्षेत्र में लोग आपको सुनने लगेंगे, जानने लगेंगे, आपको लोग सड़कों पर उतरता देखेंगे, तो आपकी संस्था के बारे में लोगों को ज्यादा पता होगा, और यही चीज आपकी संस्था में फंड रेजिंग अच्छा करने में आपकी हेल्प करती है। तो हर एक चीज के कई प्रयोजन होते हैं। तो उम्मीद करता हूं, जो साथी, सर ने जैसा आग्रह किया, हालांकि हमने आपके ऊपर डिपेंड कर दिया है कि आप जितना सहयोग इस मुहिम को आगे ले जाने में कर रहे हैं, अपनी खुद की लड़ाई को आगे ले जाने के लिए अपनी लोकल संस्थाओं को आप जोड़ेंगे, अपने लोकल प्रतिनिधियों को, अपने, देखिए, वोट बैंक को भी तो आपको जोड़ना होगा ना, लोगों तक भी तो आपकी बात पहुंचानी होगी ना, कि भाई हम तो आपकी सहायता के लिए खड़े हो जाते हैं, हमारे लिए कौन है। आपको हमारे कहे अनुसार वोटों पर प्रतिबंध लगाना होगा। यानी कि अगर हमने मना कर दिया वोट नहीं, तो वोट नहीं, वहां सबका लास्ट वाला बटन दबना चाहिए, नन ऑफ द अबव, राइट? अगर हमने मना कर दिया कि भैया इस पार्टी को वोट नहीं देना, फलानी पार्टी को वोट देना है, तो फलानी पार्टी को वोट जाना चाहिए। उस सरकमस्टांस को मेंटेन करने के लिए आपको अपने लोकल क्षेत्र में, अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदारों, अपने अपने समुदाय से, अपने कम्युनिटी से मिलना होगा। आपका ये कंट्रीब्यूशन मेरे लिए बहुत है। उसके बावजूद अगर आपको लगता है कि इस मुहिम में आप तन मन के अलावा धन की सेवा कर सकते हैं, तो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का हेल्पलाइन नंबर आपके पास है। आप जो भी सेवा करना चाहें, आपकी सिरोधार्य होगी। मैं सभी लोगों का करबद्ध रूप से अभिवादन करता हूं, सभी लोगों को नमस्कार करता हूं। आपने अपना कीमती समय मुझे दिया। इस कीमती समय में आप अपने बच्चों के साथ डिनर एंजॉय कर रहे होते, या मूवी एंजॉय कर रहे होते, या हॉलीडे सेशन है, माता रानी की जो है आप आराधना कर रहे होते, लेकिन आपने इतना समय दिया अपने खुद के लिए, ये मेरे लिए सिरोधार्य की बात है। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा, अगर ये जो मुहिम है, अगर ये क्रांति के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, तो यकीन मानिए राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ फिर बहुत कुछ आपके लिए रिटर्न में लेकर आएगा। ये मेरा आपसे वादा है। चाहे आप सामाजिक संस्थान हैं, संबद्ध संस्थान है या नहीं, लेकिन राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ इस मुहिम को एक क्रांति बनाने के बदले आपके लिए कुछ ना कुछ बढ़िया सौगात जरूर लेकर आएगा। ये मेरा आपसे वादा है। और अगर ये क्रांति बन गई, तो यकीन मानिए कि
वो खुद ब खुद उपहार आप तक स्वयं पहुंच जाएगा, आपके प्रतिनिधि के माध्यम से, आपके सरकार के माध्यम से, आपके प्रतिनिधित्व के माध्यम से ऑटोमेटिक आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। तो सभी को शुभ रात्रि, सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, सभी को दान पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं हमारी संस्थाएं लगातार इसी प्रकार से अपने आप को सक्रिय रखेंगी। मैंने आपसे आपका कीमती 1 साल मांगा है, एक बार फिर से गौर कीजिएगा। अगर हम अपने पिछले कुछ सालों में अपने आप को परिवर्तित नहीं कर पाए तो वहां 1 साल और सही, लेकिन यकीन मानिए अगर जिस दिन आप दिल से डेवोटी होकर राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ को अपना 1 साल दे देंगे, मैं गारंटी लेता हूं आपका मुकाम कुछ और हो जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है। मैं हर एक प्रतिनिधि को, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के हर एक संबद्ध संस्थान को एनजीओ गुरु के रूप में प्रदर्शित करना चाहता हूं, एनजीओ एक्सपर्ट के रूप में प्रदर्शित करना चाहता हूं। हर एक व्यक्ति को चाहता हूं कि उसका चेहरा ऐसे ही चमकते हुए हर एक बोर्ड, हर एक फ्लैक्स, हर एक बैनर पर दिखाई दे। जब भी लोग राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का नाम लें, जब भी लोग राष्ट्रीय एनजीओ गुरु का नाम लें, तो केवल ये मूछ वाला चेहरा ना हो वहां पर, वो दाढ़ी वाला चेहरा ना हो वहां पर आपके चेहरे भी दिखाई दें। क्योंकि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ आपसे शुरू है, आप पर खत्म है। आप खुद एनजीओ गुरु हैं, सिर्फ आपको एक सही रास्ते की जरूरत है, आपको उस ज्ञान की जरूरत है। मेरा काम है आपको ज्ञान पहचाना, और आपका काम होगा उस ज्ञान को आगे प्रेषित करना। जो लोग राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की पहुंच से दूर हैं अभी, आप बनिए अपने क्षेत्र के एनजीओ गुरु। आप क्षेत्र में काम कीजिए, आप राज्य में आएंगे, मैं सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं। मैंने आपके लिए सारे प्लेटफॉर्म ओपन किए हैं। हमने हरिद्वार लखनऊ वर्कशॉप में आपको क्लियर रूप से हमने आपसे वादा किया, मैं आप सभी को प्लेटफॉर्म देने के लिए तैयार हूं। आपके अंदर जो भी कला है, मैं उस कला को कैश करने की ट्रिक्स जानता हूं, हुनर जानता हूं, मैं आपको सिखाने के लिए तैयार हूं। और जल्दी मैं आप लोगों के लिए एक सेशन रखने वाला हूं, क्योंकि आज तक हमने सामाजिक तो काम बहुत किया, लेकिन अब हम बात करेंगे अपनी वेल्थ की। तो मैं बिजनेस रिलेटेड एक क्लास आपके लिए बहुत जल्दी अरेंज करने जा रहा हूं, जहां हम सामाजिक संस्थाओं वाले अपने परिवेश को साइड रखते हुए हम बात करेंगे कि कैसे हमें अपने आप को ग्रो करना है फाइनेंशियल रूप से। तो जल्दी मुलाकात होगी एक फिजिकल इवेंट में भी, जो कि इसी महीने में हम करने जा रहे हैं लखनऊ के अंदर, और जल्दी मुलाकात होगी ऑनलाइन इवेंट के अंदर भी, जो कि हम इसी अगले सप्ताह के अंदर अपने आपके साथ जो है आयोजित करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं अगली मास्टर क्लास में हम और आप अपनी वेल्थ की बात करेंगे, अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने सपनों को साकार करने के लिए बात करेंगे। उस समय हम अपने सामाजिक परिवेश से हटकर एक व्यापारिक परिवेश में होकर अपने बच्चों का हम भविष्य कैसे बेहतर बना सके, उन सभी मुद्दों पर बात करने वाले हैं। तो अगली मास्टर क्लास के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करना मत भूल जाइएगा। रजिस्ट्रेशन लिंक सेम ग्रुप में, जिस ग्रुप में आपके पास ये लिंक आया था, उसी ग्रुप में आपको भेजे जाएंगे। हो सकता है वेबिनार या वर्कशॉप पेड हो, लेकिन यकीन मानिए आपके बच्चे की चॉकलेट से ज्यादा कीमत की नहीं होगी। सभी को शुभ रात्रि, सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।